Okay, so prima facie, how was this mock compared to the others? What were some challenging areas? What were some easy pickings? Anything? सर मुझे इसमें सबसे ज्यादा चैलेंज आया आरसीज में। लाइक आई थिंक 2 आरसी ऐसी थी जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद लगा कि शायद थोड़ा सा सही है, मतलब Okay. थोड़ा सा समझ आया। Right. पर आफ्टर लाइक उसमें भी थोड़ा ही इंटरप्रिटेट कर पा रही थी, बाकी थोड़ा गलत इंटरप्रिटेट कर लिया जिसकी वजह से आंसर्स भी गलत हो गए। जब ऐसा हुआ था मेरे साथ। Okay, so RCs were more challenging. There was hardly any RC जहाँ पे हमें लगेगी पैसेज भी आराम से समझ में आ गया और क्वेश्चंस भी समझ में आ गए। Okay, so okay, anyone else? सर वीए क्वेश्चंस में मतलब लेंथ उनकी कुछ क्वेश्चंस की काफी ज्यादा थी कंपैरेटिवली। समरी और कंप्लीशन की। हाँ सर, उसकी थोड़ी ज्यादा थी तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, जितना सोचा था कि इतना ही लगाना है तो उससे ज्यादा लग गया। ओके, कितना लगा दिया आपने? सर मतलब 12 मिनट लगाने का सोचा था एंड उसके अप्रोक्स मैंने 16-17 मिनट लगा दिए उसी में। हाँ। ओके ओके, यस चैतन्य। So I started with the RCs and वही जैसे RCs समझने में और इंटरप्रेट करने में इतना टाइम लग गया कि जब तक VA पे पहुंची तो टाइम बहुत कम था, तो VA को जल्दी जल्दी के करने के चक्कर में वो भी गलत हो गए एंड RCs वैसे काफ़ी सारी गलत हो गई क्वेश्चंस RCs में गलत हो। हाँ, so see that's a common fallacy. See that is why we should be very clear about the time division. कि ये एक बहुत important point है कि कोई एक अगर कोई let's say एरिया या कोई आरसी अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चैलेंजिंग आती है तो वी शुड नो हाउ टू लीव। ठीक है, मतलब विड्रॉल स्ट्रेटजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आपको अपने आप को उस पैसेज या उस पर्टिकुलर सेक्शन से डिसएंगेज करना है। बिकॉज अगर आप मेरे से पूछो तो इसमें वीए ओके, वीए वाज आल्सो डिफिकल्ट, नो डाउट, सर्टेन क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, बट I would say parajumbles were not difficult in this passage. They were moderate and in fact very much doable. ऐसा illogical और उल्टे सीधे parajumble नहीं थे। समरी में भी एक क्वेश्चन तो इजी था, अभी हम देखते हैं उसको, और यस कपल ऑफ समरीज वर अ लिटिल लॉन्गिश, लेकिन ओवरऑल अगर देखो तो वीए वाज स्टिल अ लिटिल बेटर देन आरसी आई वुड से। तो वी शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि हम इतना टाइम इस पे लगाएंगे नो मैटर व्हाट। तो वी शुड नॉट लेट वन सेक्शन एनक्रोच इनटू द टाइम ऑफ द अदर सेक्शन। तो इसीलिए आपको एक बहुत केयरफुल बैलेंसिंग करके चलना है। ओके, शुभांगी। So I found that the language of all the RCs was very understandable. There was a central idea and there was some conflict in understanding the central idea. So I think what I could not figure out on surface level that this was a difficult RC because it didn't look like that. No, RCs again were not difficult, but the questions were a little trickier. मतलब trickier in the sense एक दो थोड़े से illogical भी थे। Yes sir. क्वेश्चंस थोड़े से डेप्थ में ज्यादा घुस गए थे, एक दो क्वेश्चन अभी हम देखते हैं कौन से थे। सो अदरवाइज मतलब सी इसमें अगर पहला वाला आरसी छोड़ दो, ठीक है, फर्स्ट आरसी वाज रिलेटिवली द इजीएस्ट, द रेस्ट थ्री आई वुड से वर नॉट एज इफ कि उसको करके सारे क्वेश्चंस आप सही कर लोगे। इट वाज लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज देयर। Yes. ओके, नंदिनी। So my question is along the lines of time division only. So like I took time division, but again, like I thought that, you know, I'll be able to do like 5-6 questions of VA, but I was able to do less probably because I had some understanding issues. So I was rereading it just to do the question. So I took more time than I expected, and my attempt, overall attempt was lesser than I had planned. So I just wanted to ask that if in case, suppose I take more time and I've done less number of questions in that time which I had designated, so should I just lower the number of attempt, or should I do what I was doing and, you know, try to complete it faster? No, so see, ये एक बहुत क्लासिक इशू है। अभी इसको हम देखेंगे, we will look at the overall percentiles and the cutoffs and the scores that could get you those percentiles. So we will realize that this was a tough form. Okay, and people who have let's say limited the number of attempts but the accuracy was pretty good, they would have gone on to score very well. So let's say if you had initially thought that I will attempt 18 overall and you ended up attempting 15,
But out of that 15, if your accuracy was 75 to 80%, you would have got a excellent percentile, as I'll just show you from the table. Yes, sir. When I had gotten the score, I thought that, my performance is really bad as per the usual Yes, scores yes. that we discussed. But when the percentile came out, I realized that I have performed better than a lot of Exactly. people. Same thing happens in CAT also, that when people come back, then they feel dejected that we didn't do as well. But because see, difficult, when it is difficult for all. So it's not as if when you are encountering a challenge, the others would be finding it a smooth sail. So if you think that, okay, I'm not able to do 4 to 5 questions, I mean, not more than that, then rest assured others also are in the same boat. So there is no need to kind of, just panic over there and do more attempts than necessary. कई बार क्या होता है कि हमें लगता है अरे हमारे तो अरे इतने कम अटेम्प्ट कैसे चलेंगे, इससे क्या होगा? लेकिन अगर आप अपना उसी पे फोकस करो कि जितने आप कर रहे हो उसी को सही करो, दैट इज मच मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजी. ठीक है, अभी मैं आई एम जस्ट कमिंग सत्यम, आई एम जस्ट कमिंग टू द परसेंटाइल वर्सेस रॉ स्कोर. Let me just answer some quick initial questions. Okay, Tanuj, what's your view? Sir, so like everyone said, RCs were a bit challenging, but what I did, मैंने थोड़ा chance लिया. Like first RC it was like very doable, तो वो हो गया था property, and जो Starbucks वाला था उसमें I took a few chances and it eventually worked out for me. Like मतलब मेरे में conviction नहीं आ रहा था, but still I took a chance and it worked out. तो सर ऐसे में थोड़ा जब ऐसा लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है या उसमें ट्रिकीनेस है, तो वहाँ चांस लेना चाहिए. मतलब जैसे मैंने लिया, इट वर्कड आउट. नहीं, ले लो चाहिए. देखो, चांस भी लेने का जो है आपका गट फील क्या है. अगर आपका गट फील है कि हाँ आपको कर लोगे, ये हो सकता है, बन सकता है, तो लो ना. मतलब देखो, इट शुड नॉट बी ए टोटल स्पेकुलेशन. जैसे ही क्या होता है, अब आपके कैसीनो में चले गए, so it is like casino versus, let's say, picking up a stock in the market. So when you pick up a stock after a little bit of a research, then there is odds are in your favor. But अगर आप casino में जाते हो तो वो तो it's a pure random thing. Okay, तो ऐसा pure random नहीं करना चाहिए कि यार आंख बंद करके चलो भगवान का नाम, आज सुबह अगरबत्ती 2-4 ज्यादा जलाई है तो आज तो ठीक ही होगा, ऐसा नहीं. बट इफ यू फील स्ट्रांगली कि हाँ ठीक है, गट फील आपकी कह रही है, तो फिर देन गो फॉर इट. ओके, और अभी तो देखो, अभी तो ये ट्रायल है, इसको क्या है, बहुत सारे लोग बहुत सीरियसली ले लेते. Unfortunately, ये जो मॉक का कल्चर है, as I keep saying again and again, it is really kind of, I mean, it's got a detrimental effect on many people. वो इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें बहुत बढ़िया होगा, and then they associate their state of mind with this. तो वो ऐसा नहीं करना है. ये तो ट्रायल है यार. अगर आपने कुछ नया चीज करी और आपके, मैं बोल रहा हूँ, गलत हो गए, बहुत सारे 5 ही सही हुए, कोई बात नहीं यार. आपने एक चीज ट्राई तो करी, कम से कम अपने अंदर तो नहीं रखा. जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आप कैसे उसको, अभी ये तो प्रैक्टिस है और बहुत बहुत सारे हम करेंगे. I mean, why does everybody think कि ये जो मॉक ये लोग दे रहे हैं यही है? अभी हम we'll create lot of tests and we'll do also a lot of tests. Okay, तो इसको ऐसा रखने की कोई जरूरत नहीं. All right, Prince had one question before we move to the table. Percentile वाला टेबल पे जाते हैं. Prince का question था. Okay, Sudha also has a question. Prince say first. बोलो Prince. Yes sir. Sir, first RC जो मैंने किया था तो मेरे को लगा कि वो हमने किया है लाइक असाइनमेंट में, वो इजीली हो गया, वो उसमें टाइम नहीं लगा. बट जैसे कि वो फिर मेरे को लगा कि स्टारबक्स वाला थोड़ा फेमिलियर लगा, तो मैं उसमें गया. तो वहाँ फिर सर मतलब मेरे को कंफ्यूजन वहाँ 2 चीजों में आ गई कि लाइक ये पैसेज जो था, मुझे ये स्टारबक्स के बारे में कहा था, अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में कह रहा था, वो मैं समझ नहीं पाया, इंटरप्रेट नहीं कर पाया. तो मैं मेरे को काफी कंफ्यूजन हुई एंड उसकी वजह से मेरे क्वेश्चन उसमें गलत हो गए. एंड देन फिर गया मैं वहाँ, तो आरसी पैरासम्बली थोड़े लेंदी थे, बट वो हो गया क्योंकि पैरासम्बली एलिजिबली हो जाता है. बट फिर वही है ना कि टाइम नहीं बच पाया उसके बाद, ताकि और ज्यादा क्वेश्चन में कर सकूं, क्योंकि उसका पैरा कंपटीशन का बहुत बड़े थे, उसमें टाइम लगने लगा समझने में. पैरा इतने बड़े, देखो इतने बड़े अगर पैरा कंपटीशन हो और आपको अगर कोई क्लू नहीं मिल रहा हो डायरेक्ट, तो उसको छोड़ देना. ठीक है, मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, या ठीक है मार्क कर दो थोड़ा सा, अगर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके मार्क कर दो. 2 मार्क किए बट एक गलत हुआ, एक सही हुआ. हाँ तो ठीक है, दैट इज ओके, दैट इज फाइन. तो ऐसा ही होगा. तो क्या होता है कि अगर आपने कर भी रखा है कोई इस तरह का ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पे आ जाएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस अगर मैं कराऊंगा और वो आ गए, तो जरूरी नहीं है कि वो आप उसको सही कर दोगे. तो गलती आप यहाँ करते हो, गलती वहाँ पे भी करोगे. तो आपने अगर वो करा है सही, उसमें अच्छे किए, तो डोंट अननेसेसरीली बीट योरसेल्फ आपकी ये तो हमने करा हुआ है. ठीक है, ओके सुधा. यस. I have noticed from the previous mock test also that you have given that my performance is not consistent. Like sometimes I'll do very good, sometimes it's not satisfactory. And I think the reason for that is that I have a fixed way of giving the test and I apply that to every single paper.
So I think maybe I'm not tweaking my strategy according to a given paper. So I wanted to understand how to do that. Like I attend the VA part first and then I try to go for 3 RC. Sometimes I'm able to do that or sometimes I end up with just 2 RCs. But I think this time you did very well. I mean, you scored 53, right, in this VRC? Yes, the reason I'm asking you is because Swada has scored 50. I mean, just for the benefit of all, so Swada has scored 53 in this mock. Okay, and that is 99.9 percentile, 99.92 or something. Okay, as we'll just see from the table. So see, Swada, I think what you are doing is absolutely correct. You do VA first. Okay, I recommend that. I keep recommending. Yes, जिनको कंफर्टेबल नहीं लगता VA पहले करने से, उनको मैं कहता हूँ ठीक है, आप चाहो तो RC पहले ट्राई करके देख लो. लेकिन मैं अपने जो भी टेस्ट करता हूँ उसमें मैं यही पहले करता हूँ. तो मतलब I would definitely wholeheartedly go for it. And उसके बाद में yes, टाइम बहुत आपको मॉनिटर करना पड़ेगा क्लोजली. तो आपने जैसे VA करते हो तो आप कितना टाइम रखते हो उसके लिए? So I don't have a fixed time frame. I try to get through it in around 15 minutes because it takes me that much time. And usually Yes. my like accuracy is better with RCs as compared to VA. So तो इसमें आपके VA कितने सही हुए 8 में से? सर सारे सही थे, इसमें एक गलत था, बस एक पैरा जंबल गलत था. ठीक है ना, तो 8 में से 7 अगर आपने कर दिए 15 मिनट में, तो सी इट्स लाइक 2 right attempts almost per minute. I mean, Yes, 1 sir. right attempt per 2 minutes. So that's great. Okay, see, you have to look at how many correct attempts per minute you are, I mean, or how many minutes you are taking for one correct attempt, and then Right. divide it by 40, right? तो उस हिसाब से आपका अगर 15 मिनट लगा के और आपके 7 या 6 भी करेक्ट हो रहे हैं, तो that's a very good hit rate. And then you do 3 RCs in 25 minutes. That's good. That's good. But sir, this worked out for me this time because in my opinion, VA was easier as compared to RCs, right? So I gave like enough time to VA and got good accuracy there. But I do this in every paper. So if in a particular paper, VA part is very difficult, then I spend a lot of time there because I pick all of those questions first and I don't have enough time for the RCs. Okay. नहीं तो आप एक अपना टाइम कट ऑफ रखो ना, आप 14 मिनट या 15 मिनट से ज्यादा मत दो उसको. ये तो आप अपने आप को डिसाइड करके चलो. Okay. See, Okay, this sir. you Makes can limit. sense. Okay, see, you can't control the difficulty level of VA, but what you can control is this. So just Yes, rely right. upon this cutoff. You can see easier ones you can do 13 to 14 minutes. Difficult ones give 14 to 15 minutes, but not more than that, not beyond that, because 3 RCs you will need to do. I mean, if you want to get into that 99.9 kind of. Yes, sir. Okay. It makes sense. Chalo. Thank you, sir. Okay. चलिए, so let's now look at this table. Okay, so let me take you straight to that table. So this is that table. Okay. Now, cut off. See, ये 60-60 छोड़ दो, ठीक है? ये सब फर्जी होता है. इसको छोड़ दो. आप असली में यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि ये शुरू के 10-20 पता नहीं क्या है. Okay, so now Swada must be here. Okay, so that's a 99.9 plus percentile. ठीक है? तो 53 पे आपको ये आ गया. अब आप अगर देखेंगे, you compare this table with the previous mocks, you will find कि इस बार, see, this 13,000 people gave this test. So that means कि 132 से ऊपर जो होंगे वो 99 परसेंटाइल में आएंगे, राइट? 99 परसेंटाइल में आने के लिए आपको 132 रैंक होनी चाहिए, which means here somewhere. Okay, between 36 and 34. That means 35 जिसने कर दिया, ठीक है, या 34, 35 करीब, ऑलमोस्ट 34 या 35 समझ लो आप, पे आपको 99 परसेंटाइल आ गया इसमें VRC सेक्शन. ठीक है? So which is for previous couple of mocks, if you see, that was around 37, I would say 37, 38 था शायद, 36 इससे तो ऊपर ही था. So this gives you an indication that this was a tougher mock to manage for everybody, not just you but everybody. Okay, तो अब आप इसमें उसके बाद नीचे चलेंगे तो 132 मतलब पे हमारा हो गया 99 परसेंटाइल. 98 परसेंटाइल हो जाएगा 264 रफली, 265 रैंक पे. तो यहाँ पे ओके 30, यहाँ पे करीब आपका 29-30 के रफली हैं अगर आपके, तो आपका 98 परसेंटाइल. ओके, सो दिस वुड बी 98 परसेंटाइल. एंड इफ यू आर लेट्स से 97 परसेंटाइल देखा आपको, तो आप इसको और बढ़ा दो 132 से, सो 400 ऑड हो गया, रफली 400 अगर आपकी रैंक है, तो वो हो गया 27 पे. तो अगर आपके 27 आए हैं, जो कि कई लोगों के आए हैं, तो यू आर एट 97 परसेंटाइल, विच इज I mean, I'm not saying it's the ultimate, but it is not bad. It's not bad. And if you see the cutoff, okay, cutoff जो होता है 85 परसेंटाइल.
तो 85 परसेंटाइल मतलब कि 1320 और 600 2000 लोग चले गए करीब करीब ऑलमोस्ट। तो 2000 लोग चले गए मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गया, ये 15-16 मार्क्स पे कट ऑफ आ गया, जो कि पिछली उसमें कहीं ज्यादा था, 20 के भी ऊपर था एज फार एज आई रिमेंबर द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो दिस टेल्स यू कि अगर आपका इतना अच्छा ये नहीं हुआ था तो नथिंग टू रियली बीट योरसेल्फ। ओके, इसके ऊपर क्या कोई एनी क्वेश्चन ऑन दिस एनीवन हैज? यस, यस, गो अहेड सत्यम। बताइए, आपने सत्यम, यू रेज योर हैंड। चलो, मे बी समथिंग सम इशू। मानव, यस, गो अहेड। सर 24 के अराउंड कितना परसेंटाइल? हाँ, 24 के अराउंड आपका परसेंटाइल आ जाएगा। अभी देख लेते हैं। 24 इज 650, ठीक है, तो 95 परसेंटाइल आ जाएगा। 95 से रफली 95 परसेंटाइल आ जाएगा आपका 24। ओके सर। ओके, Am I audible? हाँ, you are audible now. Okay, so I did not purchase the MCAT this year. I gave the exam through your link. I wanted to solve all the paper at one go, so it took me around 50 minutes, and I got score of around 39. So I just calculated it. I just reduced 10 minutes and calculated respective marks. So I guess it will come around 32, 33. Okay. But I want to say one thing, that I'm not getting any of my PJs correct. VA para summary I got all correct, but PJs I'm not making any progress. Like which one? Para completion. Para jumble. Para jumble, you are not making any progress. Okay. Yeah, it's just 0. Okay, okay. No, so see, para jumble again, I don't know from where you are practicing, but it depends a lot what kind of material you practice from, because most of the material that is floating around given by the institutes, whether it is offline or online, is all junk. Okay, they are highly illogical questions, and if you keep practicing, you will not realize what are the mistakes you are making. So, I mean, we can have a separate discussion on this on a one-to-one basis. Then I can guide you, or you can join my classes, because we practice a huge number of para jumbers, of course, and that is not to say that if somebody just does a few para jumbles or assignments with me, then he becomes a, because it's very difficult. The para jumble is a tricky thing, but see, para jumble में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डुएबल होते हैं, जिसमें लिंक्स क्लियर होती हैं, वो हमें गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं आपको इस वाले में दिखाऊंगा, इसके तीनों पैरा जंबल डुएबल थे। ओके, सो अगर पैरा जंबल की आपकी थोड़ी स्किल डेवलप हो गई है तो आप तीनों सही कर सकते हो। दिस इज नॉट व्हाट आई वुड टॉक कॉल हाउ आई वुड रेफर टू द कैट पैरा जंबल जो पिछले साल आया है, उसके पहले आया है। उसमें से आप समझो कि 3 में से 2 ऐसे होते हैं जो ठीक है, रीजनेबली ओके, बट वन एक आध तो थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपको ये स्किल डेवलप करनी है कि किसी भी 3 में से आपके 2 हो जाए, ठीक है। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। इसमें 100% जो है एक्यूरेसी होना बहुत बहुत मुश्किल है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज हियर। तो ठीक है, मतलब हाँ, जो हो सकते हैं, जैसे ये वाले थे, वो आपको करना चाहिए। इसमें से मेरे ख्याल से अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो तीनों में से 3 एटलीस्ट, चलो 2 तो सही होने चाहिए। वील हैव अ लुक एट दिस। ओके, एनी अदर पॉइंट हियर? Anyone? Fine. So let's now look at some individual doubts because अब इसमें मैंने आपको, as I had shared the explanation, so I'm sure you would have gone through all of those. But still, if you have doubts, we can take it. So as I say, that I keep doing the ERC first in any test. Okay, and I have a very clear understanding that max 12 and 12 to 13. Okay, इससे ज़्यादा I don't give. और उसमें भी what I do is that if the para summary or any question is too challenging, then I'll have a look at it, okay, for a minute. If I'm not getting a very clear idea, then I move to the next question or the one thereafter, and then come back. Many times I find that para summary questions एक शॉट में नहीं होते। कई बार अगर वो आइडिया इतना कॉम्प्लेक्स होता है और क्वेश्चन अगर उसके ऑप्शन ज्यादा क्लोज होते हैं, तो एक बार में उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अपना दिमाग कहीं और लगाओ। Okay, even for para jumbles, I've seen sometimes that if you read it once, you read it once, then you move on, do something else, come back, you will get the answer. बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग एक ही तरह से सोचता है, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर वापस आते हो तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिखता है। अब मेरे साथ तो कई बार होता है ये,
तो यू मे ऑल्सो लुक एट इट एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। कई बार अगर पैरा समरी है कुछ आपको एक बार में नहीं हो रही हो तो उसको एक ही बार में मतलब तो जाके दूसरा कुछ कर लो और वापस इसके ऊपर आ जाओ। बट ऑफ कोर्स एवरीथिंग विद इन दिस, ये सैक्रोसैंक्ट, इसको वायलेट नहीं करना, ठीक है। मतलब मेरे लिए ये, तो आपको अगर 14 से 15 लेना है तो आप 14 से 15 ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगेन फिर वो ये कि 14 से 15 में ये लेके नहीं कि 3 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं 14 से 15, वो फिर नहीं चलेगा। मतलब एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन तो हो जाए हमारे। तो अब जैसे ये था, ठीक है, तो कमेंट्री सच एज दीज, इससे तो स्टार्ट कर नहीं सकते, इससे कर सकते हैं। ओके, इसमें हर फादर लिख दिया तो वी कैन स्टार्ट विद दिस, ठीक है। तो अब ये थियोन टॉट हाइपेटिया एंड सॉट हर हेल्प विद सम ऑफ हिज कमेंट्रीज रिपब्लिकेशन, तो यहाँ से ये से साफ है कि 2 से स्टार्ट हो जाएगा कि आपको अगर अलेक्जेंड्रिया में मैथ और एस्ट्रोनॉमी सीखनी है और आपके डैड थियोन है तो आप वो बड़ी हेल्प हो जाएगी। फिर थियोन टॉट हाइपेटिया, तो it tells us that Hypatia was Theon's daughter. 2 के बाद 4 पे आ गया, and he sought her help with some of his commentaries, and at least one of the commentaries attributed to her father this book, which was actually written by Hypatia. So this one establishes that Hypatia was helping him, and then commentaries such as this played an important role in all of these things. So that ends it. तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हो। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है, ओके, तो ये करने लायक था। अच्छा, अब इसमें पैरा समरी जो थी, इसमें ये वाली समरी इजी थी, ठीक है। इसको नो मैटर इट सीम्स अ लिटिल लेंथी बट दिस वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, वाज इट? नहीं सर, आसान थी। ये तो आसान थी। इसमें सिंपल ये बताया गया कि कल्चर से आपका इन्फ्लुएंस होता है चॉइस मेकिंग। जो वेस्टर्न कल्चर्स होते हैं वो सिखाते हैं बच्चे को कि वो चॉइस अपनी खुद ही ले, एंड वेराज जो दूसरे कल्चर्स होते हैं कलेक्टिविस्ट सोसाइटी, ओके, तो 2 सोसाइटी बता दी, इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्ट। इनको बोलते हैं नहीं भाई, पिताजी जो बोल रहे हैं, माताजी जो बोल रही है वो सही है, आपको वही करना चाहिए, ड्यूटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली सी में बहुत बढ़िया तरीके से इसको कैप्चर किया गया। यहाँ पे बाकी जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ सेल्फिश और अनसेल्फिश की बात की गई है, तो सेल्फिश वगैरह तो कुछ नहीं, सेल्फ सेंटर्ड ऐसा तो नहीं बोल रहा है, राइट। एंड यहाँ पे इंडिया का नाम ले दिया इसने, तो इंडिया तो कहीं पे भी नहीं बोला हुआ उसने, बोला है क्या कहीं पे इंडिया? कहीं नहीं बोला इंडिया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से आप उसको डी वॉज ऑल्सो करेक्ट, बस शी वॉज शॉर्टर। ओके, डी वॉज, देखो डी में क्या प्रॉब्लम बताता हूँ। डी में ये जो लिखा हुआ ना, व्हाट यू ईट, व्हाट यू प्ले विद, व्हाट यू स्टडी एटसेट्रा, ये इस तरह की लैंग्वेज समरी में नहीं चल सकती है। ओके, दिस शुड बी। एंड दूसरा देखो, दूसरा क्या इसमें गड़बड़ है, ये शुड बी डिटरमाइंड। सी, ही इज नॉट एडवोकेटिंग एनीथिंग। ओके, ऑथर ने यहाँ पे अपना व्यू नहीं बोला है, उसने तो सिर्फ ये बोला है कि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में ऐसा होता है और कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज में ऐसा होता है। ही हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड दैट दिस इज द बेटर वे टू डू इट। ओके, ये वाला जो है वो प्रिस्क्रिप्टिविस्ट मोड में आ गया, कि प्रिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये गलत हो, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग ऑन मेनी लेवल्स, दिस डी। ओके, ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़ा टफ, यस आई एग्री टफ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप पैरा जंबल करने में क्या है ना, हमें एक कहानी को इवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे बट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, दिस गैदरिंग इससे भी स्टार्ट नहीं होता, तो अब आप बोलेंगे कि या तो हाँ ठीक है 1 या 4 से स्टार्ट हो जाएगा। तो द स्पेसेस एंड ग्रीन्स दैट हैव बीन इरेज्ड फ्रॉम अर्बन विजन्स एंड वैल्यूज नाउ फाइंड देमसेल्व्स द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग ऑफ अर्बन पॉलिसी दैट हैव गैदर्ड सम मोमेंटम। तो अब हमने कहा ठीक है, फर्स्ट से जिसने स्टार्ट किया, फाइन, यू स्टार्ट विद 1, देन यू गो टू, ऑब्वियसली 1 and 3 आर लिंक्ड because this gathering of energies, okay, and this gathering of momentum, this is the same thing. तो 1 और 3 तो बिल्कुल एक साथ लिंक है। तो अब फिर इसमें ये बट का क्या मतलब है? और अगेंस्ट द कार्टोग्राफिक ऑपोजिशन हैज सीम्ड अ लिटिल, तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा अगर आप 1 से स्टार्ट कर देंगे और 3 पे 1 और 3 तो लिंक्ड ही है। रादर लुक एट इट दिस वे, 4 से स्टार्ट किया आपने, ठीक है, कि अभी तक जो है सिटीज और नेचर के जो कार्टोग्राफिक मीन मैप पे जो हम बनाते हैं, तो जो ऑपोजिशन है सिटीज और इसके बीच में, ठीक है, वो लिटिल मोर देन अ कॉन्ट्रडिक्शन होता है, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं, बट थिंग्स आर गोइंग इन सिटीज। तो दिस 4 and 2 आर क्वाइट लिंक्ड, मैंडेटरी पेयर। और फिर उसके बाद में 1 और 3 हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि 1 और 3 तो एक साथ है ही है, तो 4 to 1 3 हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ओके, लेट्स लुक एट दिस वन, राइट। नाउ द डिफरेंस, ओके, नाउ इन सम सेंटेंस यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस कहाँ है? कोई कह रहा है चलो 4 में डिफरेंस है। ऑल्दो फीटल मैमल्स आर टिपिकली एबल टू रीजनरेट
most species lose that ability as adults for some reasons. इसमें difference कहाँ? Where is the difference being talked about here? Difference is given in 3. कि जब माउस के फीटस उन्होंने स्टडी किए तो उन्होंने देखा कि मैक्रोफेजेस आर रिस्पांसिबल, while macrophages are responsible for development of fibrosis, which is a negative thing. They also play a starring role in scar free repair. तो ये माइक्रोफेजेस जो है, मैक्रोफेजेस ये एक जगह पे उल्टा काम कर रहे हैं, मतलब तकलीफ दे रहे हैं, और दूसरी जगह उसको ठीक भी कर रहे हैं. तो ये डिफरेंस कैसे आ गया कि एक तरफ तो ये इसके रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी तरफ इसके भी रिस्पॉन्सिबल. दैट डिफरेंस इज एट्रीब्यूटेड टू वेयर द मैक्रोफेजेस कम फ्रॉम, राइट. तो ये मैक्रोफेजेस और ये द मैक्रोफेजेस, ये भी आपको क्लू देना चाहिए, थोड़ा इंडिकेशन देना चाहिए कि 3 के बाद में 1 आएगा. 3 and 1 आर लिंक्ड, ठीक है. एंड देन नाउ this one talks about the ability to repair damaged tissues on the body level, and he's saying कि nothing is more important than heart. तो body से heart के ऊपर अब आएंगे हम, body से heart, right. तो वो heart, although fetal mammals are typically able to generate heart tissue, तो यहाँ पे body की बात हो रही है पूरे, और यहाँ पे heart tissue की, तो obviously 2 will have to come before 4. So 2 will come before 4, and then will come to 3, where they are studying fetal mammals is a broader term than mouse fetuses, right. तो इस तरह से भी देखना है आपको कि पहले आप पूरे सारे मैमल्स की बात करोगे, फिर आप बात करोगे कि चलो हमने माउस के अंदर ये स्टडी करी, ठीक है. तो इस तरह से यू कैन गो अबाउट इट. ऑलराइट, यस दिशा. Sir, like I had started with 3, 1, 2, 4. Why is it not possible? नो बट सी, देखो अब आपने यहाँ पे 3 में बात किया माउस फीटस की, राइट. Yes. So when, let's say, when you are making a general statement that fetal mammals, they are able to typically regenerate, but most species lose that ability. So you are talking on a global level, okay, कि जितने भी mammals हैं, now mouse is a part of this, right. तो आपने एक चीज अगर देखी, कोई एक जनरल ऑब्जर्वेशन किया और फिर उसके बाद में उसको स्टडी करने लगे, यार ऐसा क्यों होता है, तो you will pick up a species, one species among all of these, and you will study that. यार ऐसा क्यों होता है. तो पहले आप ग्लोबल बात करोगे ना कि ओवरऑल फीटल मैमल्स में ऐसा होता है, तो वो हमने स्टडी करने के लिए माउस के अंदर किया. स्टडीइंग हार्ट रिपेयर, दे हैव लर्न्ड दैट व्हाइल दीज आर रिस्पांसिबल. ओके, तो ये हमने सबसे पहले तो 2 लगा दिया कि perhaps nowhere in the rest of the passage, if you look at 1, 3 and 4, they talk about heart repair. हार्ट का टिश्यू रिपेयर, राइट, टिश्यू रिपेयर ऑफ हार्ट. नाउ इफ यू लुक एट 2 में उसने पहले बैकग्राउंड दिया कि नोवेयर इज द, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द हार्ट. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बॉडी का यहाँ पे, एबिलिटी टू डैमेज रिपेयर डैमेज टिश्यू, इज द हार्ट. तो देन एवरीथिंग विल फ्लो फ्रॉम देयर, बिकॉज इन रेस्ट ऑफ द 3 sentences वी आर फोकस्ड solely ऑन हार्ट, whereas here we are saying कि बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट है. दैट्स व्हाई वी आर फोकस्ड ऑन हार्ट हियर. तो इस तरीके से स्टोरी है. So, sir, हाँ बोलिए. Yes, usually we'll say perhaps will not come at the beginning of paragraph or. नहीं, why not? दूसरी बात मोर इम्पोर्टेंट. देखो पैराजंपल जब हम करते हैं तो वी शुड नॉट बी वर्किंग अंडर द assumption that wherever these buggers have picked up this paragraph from, this was a standalone isolated paragraph. That fallacy should not be there. देखो आपके दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पैराजंपल के जो क्वेश्चन बनाने के अंदर बहुत सारी बदमाशियां होती हैं. बदमाशियां क्या होती हैं कि अब आप सोचोगे कि जिसने क्वेश्चन बनाना है, क्या वो दुनिया भर के पब्लिकेशन ढूंढेगा जिसके अंदर 4 सेंटेंस हो. सॉरी, इतनी इनके अंदर ना तो टाइम होता है इनके पास में जो ये क्वेश्चन बनाते हैं, ना इनके अंदर इतना एफर्ट और इतना कैपेसिटी होती है. उन्होंने कहा है कि भाई आज मुझे जो ये कंटेंट बना रहा है उसको किसी ने कह दिया कि भाई तेरे को आज 10 पैराजंपल के क्वेश्चन बनाने हैं. तो उसने कहा ठीक है भाई, मेरे सामने क्या क्या पब्लिकेशन. उसने उठाया एक पब्लिकेशन, उसके 2-4 आर्टिकल पढ़ने की कोशिश की. उसमें से उसने देखा कि यार मुझे डिफिकल्टी लेवल ये बता दिया गया कि ये डिफिकल्टी लेवल ऐसा होगा. तो अब आपको ऐसा एक पैराग्राफ कभी भी नहीं मिलने वाला जो कि 4 सेंटेंस, मतलब कभी भी, मतलब वेरी रेयर 4 सेंटेंस की पैराग्राफ मिलना भी तो मुश्किल है ना. ऐसा हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी हुई है बोले कि भाई जाओ इसमें से 4 सेंटेंस के पैराग्राफ ढूंढ के ले आओ. ठीक है, अब चैट जीपीटी भी आ गया तो कोई कर सकते हैं लोग. आई एम नॉट श्योर, आई हैव नॉट ट्राइड दैट, मे बी आई विल आल्सो डू दैट. तो 4 वाले नहीं होंगे, ये 5 वाले होते हैं, 6 वाले होते हैं. उसमें से क्या करते हैं, बीच में से निकाल लेते हैं. वो बीच में से निकाल लिया तो अब आप
अब आपके जो सारे जो फिलोसफी है ना, जो सी वन थिंग, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल दैट देयर इज नो 100% रूल हियर. ओके, आई सेड हियर कि यार बट से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, बट थिंग्स आर डूइंग, दिस डजंट लुक लाइक अ लाइकली कैंडिडेट. लेकिन आपको हो सकता है कि एक पैसेज आ जाए जिसके अंदर बट से स्टार्ट हो रहा हो पैराग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है. तो देयर इज नो रूल दैट सेज परहैप्स से स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट से स्टार्ट नहीं कर सकते. यस, 99 में तो परसेंट तो केसेस में नहीं होता है, लेकिन एक में हो भी सकता है. तो आपको तो सिर्फ इन 4 रिलेटिव सेंटेंस को देखना है बस. आपको अपनी आंख इसके ऊपर नीचे बंद करके रखनी है. आपको तो ये देखना है कि यार इनमें से कौन सा पहले आएगा और इनमें से कौन सा बाद में आएगा और क्यों, बस. हाउ इट इज लिंक टू द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ और रेस्ट ऑफ द आर्टिकल, वी आर नॉट बॉदर्ड. कई बार पता है क्या होता है, कई बार 2 सेंटेंस ये उठाते हैं एक पैराग्राफ से, 2 सेंटेंस दूसरे से उठा के और एक जोड़ देते हैं, ये भी करते हैं. कैट वाले भी करता है, ठीक है, कैट वाला तो बहुत ही करता है कि वो 1-2 सेंटेंस यहाँ से उठाएगा, एक तो यहाँ से उठाएगा, एक यहाँ से उठाएगा और एक अपने हिसाब से पैराग्राफ बना देगा. तो द पॉइंट इज, आप अपने दिमाग में कोई भी ऐसा लेके मत चलो कि ये ऐसा होता ही है या ऐसा नहीं होता है. कीप योर माइंड ओपन. ठीक है, Sure, sir. Thank you, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नाउ दिस वाज अ लिटिल क्या, दिस वाज प्रीटी सिग्निफिकेंटली चैलेंजिंग क्वेश्चन, एंड इवन आई थिंक कि मैं भी जब इसको कर रहा था तो मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक ये थे, मतलब इनकंसिस्टेंसीज थी इसमें, कि जो डिक द बुक शोड, अब यहाँ पे इसने एक बुक लिख दी है, द मैन इन हाई कैसल, फॉर एग्जांपल, इज ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री विद द नाजीज वन वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, फिर उसके बाद में द बुक शोड, तो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता है, 1 पे तो आ ही नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे तो सिर्फ इसने ये ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री वगैरह की बात की है. दिस लुक्स लाइक अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. ठीक है, दिस लुक्स लाइक अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट यहाँ पे आप देखो, आप इन लेसर नोन वर्क सच एज आई इन द स्काई, दिस पॉलिटिक्स इज ऑफ मोर इट्स पीरियड. तो दिस पॉलिटिक्स, ठीक है, तो दिस पॉलिटिक्स कौन सी पॉलिटिक्स है? तो अब आप कह सकते हो कि ये भी आ सकता है, 1 पे भी आ सकता है. बिकॉज आई फर्स्ट इनिशियली व्हेन आई ट्राइड टू पुट इट इन 1, आई सेड कि ये 1 में नहीं आ सकता क्योंकि दिस लुक मोर लाइक अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. बट देन व्हेन आई रेड दिस स्टेटमेंट, आई फेल्ट दिस पॉलिटिक्स, कौन सी पॉलिटिक्स? क्योंकि अगर आप 1 पे नहीं लगाते हो, तो अब आप देखो, डिक्स वर्क ऑफन एट अ पॉलिटिकल डायमेंशन. द मैन इन हाई कैसल इमेजिन्स एन ऑल्टरनेटिव. इन लेसर नोन वर्क्स, दिस पॉलिटिक्स इज मोर ऑफ इट्स पीरियड. तो मुझे नहीं समझ में आया दिस पॉलिटिक्स कौन सी बात कर रहा है. ये इमेजिनिंग एन ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री इन विच, क्या ये पॉलिटिक्स की बात कर रहा है? ठीक है. In the novel, a group of people become stuck in a different world thanks to a malfunctioning narrative focuses on a world communist member. The twist is that world conjured up with this is product of chief. I don't know. The book showed that. अब देखो, इसमें लेफ्टिस्ट की बात की गई है पूरे में. ठीक है, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट. और यहाँ पे ये बता रहा है कि the book showed that Dick's politics could not be simplified into left or right as he was biting. तो ये सेंटेंस यहाँ पे एंड में, I mean, I could not really make sense of this paragraph. So sorry to say. ठीक है, नहीं, इसमें देखो, इसमें आपको, इसमें मुझे नाजीज की हिस्ट्री पता है. ठीक है, आई नो. सो देयर इज अ क्वेश्चन दैट क्या इसको हमें करने के लिए नाजी की हिस्ट्री पता होनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे तो नाजी की हिस्ट्री पता थी, लेकिन फिर भी मुझे आई कुड नॉट मेक एनी सेंस ऑफ दिस. तो इट्स वन ऑफ दोज यूजलेस काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच बेस्ट लेफ्ट, वेल लेफ्ट जिसको कहते हैं, किसी गेंद को जो नहीं खेलने वाली, उसको छोड़ दो तो बेस्ट है. ठीक है, यस, इट इज बेटर टू लीव दिस. देखो, एक चीज समझ लो, आपकी 12 से 13 क्वेश्चन आपको सही इससे ज्यादा नहीं करने हैं. सबसे ज्यादा लोग गलती इसी में करते हैं कि वो एक एक क्वेश्चन को पकड़ के ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कि उसके ऊपर की जिंदगी टिकी हुई है. तो लर्न टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट हैंडल एंड लीव देम एज क्विकली एज पॉसिबल. ये तो इतना लंबा है, मैं तो इसको आखिरी के लिए छोड़ दूं. ये जो इतना लंबा सेंटेंस यहाँ पे इसने दे दिया, ठीक है, आई वुड लीव इट फॉर द एंड. अगर टाइम होगा तो करेंगे इसे, क्योंकि इसमें गलत होने की चांस ज्यादा है. टाइम 2-3 मिनट लगने के चांस ज्यादा है. ये सत्यम है, क्वेरी बोलिए सत्यम. So while I was solving this question, I was also initially thinking about 2, because the sentence talk about the book, and in Correct. this paragraph, nowhere it's talking about book. I see a novel after 2, so I feel that in the lesser known world, such as Eye in the Sky would be the book. But eventually, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो था, ये सही क्वेश्चन है ही नहीं. ओके, ये एक सही क्वेश्चन है ही नहीं. इसमें आपका कुछ भी टेस्ट नहीं हो रहा है. इसमें सिर्फ जो जिसने ये क्वेश्चन बनाया है उसको ऐसी फीलिंग हो रही होगी, आहा कितना मजा आया, लोगों को कितना तंग किया. दैट इज ऑल. ओके, he would be getting a sadistic pleasure out of it because he himself, जिसने ये क्वेश्चन बनाया, मैं ही चैलेंज देता हूँ उसको, आज से 1 साल बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, he will himself not be able to solve it.
ओके प्रिंस बोलिए। सर इसमें मेरे को लगा कि जो इन द नोवेल दिया हुआ है तो इसके वजह से पहले नोवेल की बात कर रहा है, उसके बाद द बुक की बात कर रहा है। हाँ क्या मेरे को चीज? लगा कि इसमें मतलब पहले वहाँ दिया हुआ ना ऑप्शन है कि इन द नोवेल ग्रुप ऑफ पीपल बिकम स्टॉप, तो मेरे को लगा कि इन द नोवेल दिया हुआ है तो उसके बाद बुक की चर्चा होनी चाहिए। मेरे को लगा कि फिर 3 पे थर्ड पे आना चाहिए इसको, लेकिन पर मैंने चेक किया तो फिर वहाँ दिखा गया कि ये 4 पे लगा रखा है। तो तुम समझ नहीं 4 पे क्यों हो गई है? नहीं छोड़ दो यार, भी नहीं देखो है। छोड़ दो यार, यही लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसने बनाया है वो गधा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। एंड एनीवे दिस इज आल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड एंड दिस विल पुट ऑन यूट्यूब एंड आई होप इट गोज टू दैट पर्सन हु हैज क्रिएटेड दिस क्वेश्चन। ओके ही इज ए, दिस इज अ यूजलेस क्वेश्चन व्हाटएवर एनीबॉडी माइट से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑलराइट, तो ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, ओके दिस क्वेश्चन वाज रियली चैलेंजिंग, लेकिन इसमें हमें यही समझना था कि जो आर्ट है बेसिकली, ठीक है, उसका कंटेंट जो होता है, ठीक है, वो कंटेंट के ऊपर हमें फोकस नहीं होना चाहिए। एंड रेलेवेंट, ये जो इसने बोला, वी आर सो टाइप टू बायोग्राफी एंड द कंटेंट एज वेल एज व्हाट इज रेलेवेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर हम वो करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, आर्ट को इवैल्यूएट उसके ऊपर नहीं करना। तो एक्चुअली इसमें यस पैसेज वाज डिफिकल्ट बट द ऑप्शंस वर यू नो आल्सो इन अ सेंस कि बाकी के ऑप्शन बिल्कुल ही गलत थे, ठीक है। ट्रू आर्ट रिवील सबकॉन्शियस एस्पेक्ट गलत है। व्हेन एन आर्टिस्ट लेट्स गो ऑफ हिज पर्सनालिटी आर्ट बिकम्स अ फैंटम, ये तो क्या किया इसने यहाँ से उठा लिया, ठीक है। पीपल आर लेफ्ट ग्रास्पिंग एट अ फैंटम और आर्ट बिकम्स अ फैंटम, तो ये इसने सिर्फ वर्ड बना के वहां डाल दिया। जेन्युइन आर्ट इवॉल्व्स अनकॉन्शियसली, और ये सब गलत है, इसमें बी करेक्ट आंसर था, क्योंकि ट्रू आर्ट इज बियॉन्ड द कंसेप्ट ऑफ कंटेंट एंड रेलेवेंस, यही एकमात्र लॉजिकल इसमें से वो निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन से बी से हो जाएगा, ठीक है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। ओके दिस वाज नॉट ओके, दिस वाज लिटिल डिफिकल्ट, यस नो डाउट, बट ऐसा ये इलॉजिकल नहीं है। हालांकि ये भी लंबा चौड़ा है कि आफ्टर ऑल इन नो पीरियड एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सम cognitive capability shrunk, entire is not the ability blah blah, capabilities will likely exceed this sense of cognitive expansion, so one पे तो आ ही नहीं सकता ये, okay, क्योंकि this sense is what is given here. Imagine a graph showing the collective capability of over 1 billion of years, तो आपने अभी तो एक ग्राफ बताने की बात की है, तो आफ्टर ऑल कैसे बोल सकते हो आप उसमें, तो ये यहाँ पे भी नहीं आएगा। Arguably, no matter what precise we use, no matter how we will conclude that timeline has a strictly positive slope, मतलब ये कितना भी हम टाइमलाइन लिए ऐसा ही है। तो ऐसा कब होगा, जब किसी भी पीरियड में कोई डिप नहीं आया, ठीक। अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव स्लोप तभी हो सकता है, अदरवाइज डिप आया तो ऐसा हो जाता ना, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, फिर इसके बाद ऐसा, फिर ऐसा जा रहा है, फिर उसके बाद में ऐसा ऐसा, तो इस तरह से ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव स्लोप नहीं हो जाता है, क्योंकि नो मैटर व्हाट टाइम सीरीज लो आप, तो अगर हमने सपोज करो इतना सा इतना टाइम सीरीज दिया, तो इसमें स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कहाँ है, ये नीचे भी चला गया, तो वो इसलिए ये आफ्टर ऑल is basically justified here कि no period has the highest level shrunk, okay, so this can only happen, ये जो इसमें ट्रेंड लाइन है strictly positive slope can only happen when this thing happens, तो इसलिए ये 3 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपको ये फिर भी लॉजिकल है, ओके। सोशल इंफॉर्मेशन इज क्लियरली वैल्यूएबल, ये भी अगेन डिफिकल्ट टू रीड था, ये भी डिफिकल्ट टू रीड था, और इसमें लेकिन हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, देखिए इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट प्राइमरीली दिस हैव रिपर्पस इन सम स्पीशीज लाइक ह्यूमंस एंड रिसर्च मैकेक्स। तो अब आप देखिए कि कहीं भी ऐसा दिया हुआ कि स्पीशीज, सम स्पीशीज, तो सबसे पहले तो ऑल स्पीशीज नहीं है, ठीक है, जिस भी ऑप्शन में ऑल स्पीशीज है वो गलत है, और एग्जाम्पल दिया है लाइक ह्यूमंस एंड मंकीज, तो खाली मंकीज और ह्यूमंस भी जहाँ होंगे वो भी गलत है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ह्यूमंस एंड मंकीज, ये गलत है। स्पीशीज दैट इंडल्ज इन हैव एट सम पॉइंट, ये सारे स्पीशीज हो गए, ओके, सारे स्पीशीज हो गए, जबकि सम स्पीशीज नहीं लिखा इसमें, ह्यूमंस एंड मंकीज फिर यहाँ पे भी लिख दिया इसमें, तो ये 3 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, चौथा जो बचा वही सही है, क्योंकि इसमें सम स्पीशीज लिख दिया, ओके। सो इस तरीके से, हाँ बोलो। सर मेरा बी और डी तो एलिमिनेट हो गया था, सी को मैंने ऐसे एलिमिनेट करा था कि वो पूरा पॉइंट कैप्चर नहीं करा था, मतलब हाँ, था सिर्फ हाँ, एक आखिरी का। ये भी कह सकते हो, लेकिन देखो ये क्या कह रहा है कि स्पीशीज दैट इंडल्ज इन सोशल बिहेवियर, मतलब जितने भी स्पीशीज जो सोशल बिहेवियर दिखाते हैं उनके अंदर ये हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि बायोलॉजिकल मैकेनिज्म फर्दर टू मीडिएट दिस हैव बीन रिपर्पस्ड इन सम स्पीशीज, तो कुछ स्पीशीज में हो चुका है,
ठीक है, सब Yes. में नहीं है, यहाँ पे सब बता दिया, सब ब्लैंकेट बता दिया। और ठीक है, बात आपकी सही है कि दूसरे भी इश्यूज हैं इसमें। यस अदिति। सर डी ऑप्शन उसमें वो बोल रहा है फ्रॉम द वे, तो उससे हम ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि वो लाइक ही बोल रहा है, जैसे लाइक ह्यूमन एंड मंकीज। नहीं, क्यों? इसका मतलब तो ये है कि सिर्फ यही है, ह्यूमंस एंड मंकीज ही है बस। फ्रॉम द वे ह्यूमंस एंड मंकीज हैव रीपर्पस, ओके, दैट मींस कि ओनली मंकीज एंड ह्यूमंस कैन रीपर्पस, ये बताने की कोशिश करो। और ये Sir, भी and इसको गलत है, देखो ये भी option गलत है। 4. हाँ, Sir, when I had initially done the paper, I had also marked D, but when I re-looked at it and matlab, the meaning of the sentence is not correct. हाँ, meaning of the Importance of sentence is also social not correct. information. Correct. Meaning is not correct also. The importance of this can be understood नहीं बोल रहा, वो कह रहा है कि जो सोशल इंफॉर्मेशन हैंडल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होने चाहिए, तो हमने क्या किया हुआ है कि कई सारे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को हमने रीपर्पस कर लिया है ताकि हम सोशल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, ये बोल रहा है वो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय ये भी गलत, मतलब सी मैं तो आपको इजी तरीका बता रहा था एलिमिनेट करने का, वो ये ह्यूमंस, मंकीज और सारी स्पीसीज बोल, इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, डी के अंदर और भी इशूज हैं। ओके, दैट इज नॉट द ओनली थिंग, बट वी शुड, हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए हटाने के लिए उसको, एंड जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमें देखना है कि मोटा मोटा सही है। तो देखिए, सोशल बिहेवियर विच नीड्स ग्रेटर कॉग्निटिव रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू एवोल्यूशनरी फिटनेस एंड सम स्पीशीज हैव डाइवर्टेड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म टू एड्रेस इट। तो ये सारा कैप्चर कर रहा है बढ़िया तरीके से, और इसमें कोई इसने यहाँ पे भी गलती नहीं की कि सिर्फ ह्यूमंस एंड मंकीज लिख देता। अगर सपोज को यहाँ पे लिख देता कि एंड ह्यूमंस एंड मंकीज हैव डाइवर्टेड, तो गलत हुआ। ओके, वो गलत हुआ। ठीक है, चलिए Yes. तो अब चलते हैं वो। ओके, लेट मी नाउ लेबल इट, दिस वाज डिफिकल्ट, ठीक है, दिस वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट आई वुड से, दिस वाज अगेन मॉडरेट डिफिकल्ट, दिस वाज absurd, no other word for it, this is moderate, this is also moderate, this is easy I would say, and this is also easy to moderate, ठीक है, ये मतलब ऐसा मुझे लगा। Now let's look at the 4 passages, ठीक है, तो जब suppose I had to look at in 1-2 minutes I had to select the passages, so I would have obviously gone for one, because recruiting managers, tools, existing ones, algorithms, so we all know we can relate to these things, ठीक है, ये तो हमने ये हम हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले मतलब वन हैज टू कम द इनिशियल। अब सेकंड पे आते हैं, नो एस्पेक्ट ऑफ आर्ट वर्ल्ड कोएक्सियल फोर्जरीज फ्रीक्वेंट एजिटेटेड डिस्कशन आर्ट फ्रॉड नॉट ऑथेंटिक, तो ये भी ठीक है, लग रहा है कि हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं दिख रहा, तो इसको भी रख लेंगे। तीसरा आ गया मेक सेंस ऑफ सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न एज जीएम गोज स्टारबक्स गोज, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स और इसके ऊपर है, तो ये भी हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं तो उनको प्रेफर करता हूँ। Okay, now this one I would not do it in the beginning. Okay, this one I would keep it for the end. क्योंकि मुझे इस तरह के passages में, I mean personally, lot of details are there, lot of things are discussed, तो थोड़ा सा आपको time इसमें ज़्यादा लगता है। Okay, this eats away precious time. Okay, तो इसलिए इसको मैं end में रखता हूँ। तो मतलब मैं तो इसमें बहुत straight forward मेरा था कि I would do it 1, 2, 3, 4. Okay, I would handle it in this order. बाकी आप लोगों का क्या था? So I'd done 2, 4, 3, but the moment like when I started with 4th, I just gave it like a minute, and then I went to 3. I was like, let's skip this. It doesn't seem like a passage I want to do. Right. ठीक है, तो अब ठीक है, जो भी था, तो मेरे हिसाब से इसमें 1, 4, 3, 2 ठीक है, मानव आपको साइंस वाला ठीक लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। I did 1, हाँ जी, 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4, ओके, व्हाई नॉट थर्ड इन द सेकंड प्लेस? हाँ, थर्ड भी हो सकता है सेकंड प्लेस में, कोई दिक्कत नहीं, यू माइट एज वेल हैव डन 1, 3, 2, 4 और दैट्स ओके, ठीक है। देखो अगेन, अब ये थोड़ा सा इंडिविजुअल हो जाता है, अगर आपको साइंस के पैसेज अच्छे लगते हैं तो आपको साइंस का पहले भी कर सकते हो, ठीक है। सर हाँ सर, मतलब मैंने 1 पहले तो कर लिया था, फिर 4 पे गया था, जब बाद में 3 करा था मैंने तो वो जल्दी हो गया था, हो भी गया था सही पूरा। जल्दी हो गया। फोर्थ में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हाँ
फोर्थ के अभी हम देखेंगे 2 क्वेश्चन इजी थे, ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और 2 क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट थे। तो अगर किसी ने फोर्थ किया तो ठीक है, चालो मत सही करने की कोशिश करो, 3 या 2 सही करने की कोशिश करो, क्योंकि 2 क्वेश्चन उसमें बहुत सीधे सीधे थे और एक थोड़ा सा ट्रिकी था पहला वाला। तो अब जैसे ये वाला था, ठीक है, तो इसमें अब आप देखेंगे, इसमें मैं पैसेज नहीं समझा रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझा दिया है कि इसमें मेन आइडिया यही था उसका कि जो रिक्रूटमेंट टूल्स है ये नहीं यूज करने चाहिए, नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ इट, बिकॉज मेन पॉइंट उसका ये था कि ये हिस्टोरिकल डेटा यूज करते हैं। तो अगर जैसे अमेजोन जैसी कंपनी है, अमेजोन जैसी कंपनी में 80% सपोज मेन वर वर्किंग एंड द हाई परफॉर्मर्स वर 80% जो परफॉर्मर थे, ऑब्वियसली उसमें जो रेशियो होगा, तो फिर वो अगर हम वैसा भी ले लें तो 8:2 होगा। तो जो अगर आपका एक टूल बना रहे हो आप हाई परफॉर्मर के ट्रेड्स कैप्चर करने के लिए, तो वो आप फिर उसमें मेल वाले टूल लेके आ जाओगे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम आपके जो लोग थे हाई परफॉर्मर वो मेल्स थे और वो पुराना डेटा था। तो अमेजन ने जैसे ये डिस्कवर किया, उसने उस प्रोग्राम को बाहर निकाल के फेंक दिया, ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकली द बेस्ट, ये लिखा हो ना, हिस्टोरिकली द बेस्ट परफॉर्मर इन द कंपनी हैड डिस्प्रोपोर्शनेटली बीन मेन। तो अब आप उस डेटा को यूज करके और आगे के लिए अगर रिक्रूटिंग टूल बना रहे हो और यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स which those people have, then that is not correct, because in today's scenario there are equal number of women also as a part of the workforce. तो अब women के अंदर वो वाला अगर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो आप तो उसको वैसे ही स्क्रीन आउट कर दिया। तो दिस टूल वाज नॉट गुड, ओके। देन बाद में ये प्रिडिक्टिव वैल्यू की बात कर रहा है, फिर उसके बाद में कम्यूटिंग डिस्टेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, कि सपोज करो आपने अपने टूल में ऐसा लिख दिया कि भाई मुझे 10 किलोमीटर रेडियस से बाहर के लोग नहीं चाहिए, क्योंकि जो अगर बाहर के दूर से लोग आते हैं तो वो एट्रिशन होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो अब सपोज करो कोई माइनॉरिटीज हैं, वो कहीं शहर के बहुत दूर रह रहे हैं, तो आपने उनको तो एलिमिनेट ही कर दिया सीधे, राइट। तो इस तरीके से ये जो थे अच्छे नहीं थे टूल, और ऑथर कहता है कि इसको अभी हम बेटर स्किप ही कर दें तो बेटर, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट यू माइट बी बेटर ऑफ स्किपिंग द चीप मील ऑल टुगेदर। ही इज नॉट सेइंग दैट इसको ऐसा कर दो, इसको ट्वीक कर दो, इसको सुधारा जा सकता है, इसको सही किया जा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा। वो तो कह रहा है भाई इसको स्किप ही कर दो, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो अब आप इसमें से देखेंगे, तो अब आप इसमें से जैसे देखिए मैंने उसमें भी बताया था एक्सप्लेनेशन में कि हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आना, और एल्गोरिथम से डेटा साइंस आना बहुत जरूरी है, जो कि आपको 3rd और 4th में तो है ही नहीं, कहीं हायरिंग की तो बात ही नहीं हो रही है, एम्प्लॉइज मतलब हायरिंग पूरी हो गई, ओके। ऑन व्हाट दिस पैसेज इज बेस्ड, दिस पैसेज इज बेस्ड ऑन हायरिंग जॉब कैंडिडेट्स, ठीक है। जॉब कैंडिडेट्स तो ठीक है, लेकिन जॉब कैंडिडेट्स मतलब क्या है, हायरिंग हो रही है किस बेसिस पे हो रही है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा कलेक्शन ऑन व्हाट बेसिस, वेयर इज द एल्गोरिथम हियर, इसमें एल्गोरिथम नहीं है। तो ये दोनों तो ऐसे ही निकल के बाहर हो गए। अब आपके पास में बचे ए और बी। तो ए और बी में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि एंड में इसमें कुछ टेक्नोलॉजी लिखी है, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी एंड में कुछ नहीं लिखी हुई, ठीक है, इसलिए ये गलत है। सो आई होप यू गॉट इट। तो देखो ये क्वेश्चन आई डोंट नो व्हाई यू, कई लोगों ने गलत किया है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इजी था, क्योंकि ये बहुत बहुत क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे कि हिस्टोरिकली द बेस्ट परफॉर्मर्स हैड डिस्प्रोपोर्शनेटली बीन मेन। तो इसमें ये जो इसने घुमाने के लिए ऑप्शन दे दिया कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर वुमेन टू डू वर्स देन मेन, ये सब मतलब क्या है, ये तो फुली यूजलेस ऑप्शन है। तो ये बहुत क्लियर था इसमें आंसर, ओके। assumption made by the author in the penultimate para। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है, इसमें लोगों ने डी और बी, ओके, many people have marked D also, am I right? तो अब आप देखो कि मेंबर ऑफ रेशियल माइनॉरिटीज टेंड टू लिव टुगेदर। अब ये ऑथर ने यहाँ पे यही कहा है ना कि रेशियल माइनॉरिटीज जो है, ठीक है, पिकिंग टू हायर on the basis of where they live most likely have an adverse impact on protected groups such as racial minority। तो ये क्यों कहा है, because he is assuming कि racial minorities इकट्ठे रहते हैं, okay, so that's why इसमें ये करेक्ट, हायर सैलरीज डू नॉट ऑफसेट द एक्स्ट्रा कम्यूटिंग टाइम। ये क्यों होगा, ये कहाँ से? देखो उसका कहना सिर्फ ये था कि जो ये एल्गोरिथम का जो पॉइंट है कि कम्यूटिंग डिस्टेंस को भी फैक्टर कंसिडर किया जाए, तो आप इफेक्टिवली क्या कर रहे हो कि आप कुछ कम्युनिटीज को एक्सक्लूड कर रहे हो अपनी हायरिंग से। तो आपका अजम्पशन क्या है कि वो सारी कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं। अदरवाइज अजम्पशन के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें, निगेशन ऑफ अजम्पशन। तो अजम्पशन को निगेट करके देखो, ठीक है। अगर आपने अजम्पशन को निगेट कर दिया, हायर सैलरी ऑफसेट द एक्स्ट्रा कम्यूटिंग टाइम, तो इससे तो आपका कंक्लूजन जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इसको नेगेट करके देखो, मेंबर ऑफ रेशियल कम्युनिटीज डू नॉट टेंड टू लिव टुगेदर, अब आपका कंक्लूजन खत्म हो जाएगा। वो बोलेगा अरे साथ में तो नहीं रहते, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, राइट? सो योर कंक्लूजन इज नॉट वैलिड। So I hope you understand. Yes, अनुष्का बोलिए। सर एक बार आप पैसेज को शो कर सकते हैं? हाँ, sure. Yes. इसमें इसने इनकम का मेंशन किया है, एक बार आप ये लाइन प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, व्हिच इज गवर्न्ड बाय हाउसिंग प्राइसेस। जरूर किया है। देखो, commuting distance is governed by where you live, which is governed by housing prices, relates to income and also relates to race. ठीक है? तो सपोज इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपने सपोज करो कि ये आपकी कंपनी है, आपने कहा कि भाई 10 किलोमीटर से बाहर के लोग को हमारा जो एल्गोरिथम है वो सिलेक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर आपने रेजिडेंस डाला जो कि 20 किलोमीटर दूर है, तो वो आपको एक्सक्लूड कर देगा, आपको शॉर्टलिस्ट करेगा ही नहीं करेगा। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो कम्यूटिंग डिस्टेंस है वो तो कई चीजों पर डिपेंड करता है कि आपकी हाउसिंग प्राइस कहाँ सस्ती है, कितनी आपकी इनकम है और आप किस रेस के। ठीक है? अगर आप माइनॉरिटीज हो, आप वो अज्यूम कर रहा है कि अगर आप माइनॉरिटी हो तो आप दूर ही रहोगे। ठीक है? यू विल लिव फार। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर conclusion is then arrived at कि then you will exclude the racial minority, क्योंकि वो तो इकट्ठे रहेंगे बाहर। ये assumption इसमें जरूरी है इसका। अगर हमने कह दिया कि नहीं वो इकट्ठे नहीं रहते तो उसका conclusion invalid हो गया। ओके, इस तरीके से देखना है। ऑलराइट, इन द लास्ट लाइन अब देखो ये बहुत क्लियर था, ये इजी क्वेश्चन था। इसमें वो साफ कह रहा है कि दे आरंट रेडी टू रिप्लेस, लेकिन कई लोगों ने जैसे ए लगा दिया कि दे आरंट एज इफेक्टिव और दे कैन गेट बेटर। ऐसा नहीं है। इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज ऑल्सो सेज, जब वो क्या कह रहा है देखो, नॉट ओनली देयर इज नो फ्री लंच हियर बट यू माइट बी बेटर ऑफ स्किपिंग द चीप मील ऑल टुगेदर। मतलब फ्री लंच मतलब कि या तो तुमको तो कहीं लगता है कि चलो यार फ्री में तो मिल रहा है, खा लेते हैं, है ना, क्या फर्क पड़ जाएगा, जो फ्री की चीजें यार खा लेते हैं। मतलब एल्गोरिथम सस्ता है, ले लेते हैं, क्या है, जो भी प्रॉब्लम है देखी जाएगी, ऐसे ही तो मिल रहा है। पर ये कह रहा है नहीं भैया, यू माइट बी बेटर ऑफ स्किपिंग द चीप मील ऑल टुगेदर, तुम्हें तो उसको लेना ही नहीं है। दैट मींस ही इज सिंपली सेइंग दैट दे आरंट रेडी टू रिप्लेस। मत लो, मतलब सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। ओके, सो ही इज नॉट सेइंग दैट दे आरंट एज इफेक्टिव एज देयर मील। ओके, यस अनुष्का। सर इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें वो कुछ कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कुछ बोल रहा है कि अगर वो अच्छे से, इसका मीनिंग यही नहीं हुआ कि अगर वो अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे डेटा कलेक्शन और उसमें तो जो टूल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब नहीं, वो अभी वो देखो आपको इसमें अपना फोकस कहाँ पे रखना है 100%। ठीक है, आपको अपना, और जो क्योंकि जो लास्ट लाइन है ना वो ठीक है, आप जो कह रहे हो कि यहाँ पे चीप वगैरह की बात की है, दैट इज ओके, लेकिन वो यही कह रहा है ना कि भाई नॉट ओनली देयर इज नो फ्री लंच, मतलब कि हाँ सस्ते भले ही हो वो, ठीक है, हम भले ही सस्ते हो या जो भी हो, लेकिन हमें उसको लेना ही नहीं है। मतलब ये नहीं है कि उसको ले लो वो इम्प्रूव हो जाएगा या कुछ और कर दो, कंडीशनल है ही नहीं। वो कह रहा है ये तो लेना ही नहीं है। ठीक है, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ आर्ट वर्ल्ड में देखो ये बोल रहा है कि आर्ट और आर्ट फ्रॉड, इसमें फर्क ये है कि आप मतलब एक तो इंटेंशनल डिसीविंग होती है और एक मिस्टेकन आइडेंटिटी होती है। तो अगर आप मिस्टेकन आइडेंटिटी के से अगर आपने फ्रॉड किया है, फ्रॉड नहीं मतलब गलत चीज आपने दे दिया किसी को या ले आए आप, तो उसको हम फ्रॉड नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी, उसकी किसी का इंटेंशन नहीं था डिसीव करना। और दूसरा इसमें फर्क ये बताया कि जो जेन्युइन और जो आर्टिफिशियल होते हैं या फेक होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या मैटर करता है या नहीं करता। ठीक है, और उसको कैसे फिर आप उसको कैसे करोगे। तो वो उसमें एंड में उसने जो हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया है कि वो हस्बैंड की जगह पे आप वाइफ दूसरा ले आओ एक, तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डुप्लीकेशन होता है उससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है, क्योंकि आर्ट में सिर्फ वो आर्ट जो दिख रही है आपको वही नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और वो आप उसको रियलाइज करोगे। ये सब जो चीजें होती है ये एक्सटर्नल होती है, दीज आर नॉट इंटरनल और इनहेरेंट। ओके, तो इसमें ये क्वेश्चन इजी था। सी, okay, a case of mistaken identity lacks the deception and intentionality required of art form. अब ये वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग है इसमें, क्योंकि 1 और 2 उसमें दोनों साथ में लिखे हुए, राइट, यहाँ पे दोनों साथ में लिखे हुए। कहाँ गया वो, यस, वी आर आस्क्ड द डिफरेंस, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स इफ इट इज प्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली लाइक द जेन्युइन वन। तो जेन्युइन एंड
नहीं ये नहीं है, सॉरी सर, वो कहाँ गया जहाँ सर पे दो उसके, दिया, हाँ नहीं नहीं ये रहा, थर्ड लाइन। ये रहा, ठीक है, वो यहाँ पे दिया। वो ये कह रहा है कि भाई देखो, जो जो ये हिस्टोरिकल एथिकल हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स आती है, वो क्यों आती है? क्या जिसने बनाया है, ठीक है, मतलब जो पोर्ट्रेट पेंटर्स होते थे, ये सिर्फ मुंह शक्ल बनाते थे और हाथ वाथ बनाए थे, बाकी का काम दूसरे लोग करते थे। तो अब आप क्या जेन्युइन उसको मानोगे जिसने सारा काम, जिसने बनाया ओरिजिनल जिसका नाम है उसने किया, या जिसने बाकी का भी अगर हाथ लगाया उसमें हेल्प की है, तो आप उसको जेन्युइन नहीं मानोगे? दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी एक और पॉइंट इसने बोला है कि जो अगर बाद का जो वर्जन है वो अगर सुपीरियर निकल आया तो क्या होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। सी ऑल दिस पॉसिबिलिटी नॉट ओनली प्रेजेंट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल एथिकल प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एट्रीब्यूशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंट और हिस्टोरिकल प्रॉब्लम इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन एट्रीब्यूशन, दिस इज नॉट एट्रीब्यूशन, ठीक है। व्हेन इट बिकम्स अ सुपीरियर वर्जन, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, इसलिए ये बाहर हो गया और इसलिए ए करेक्ट, क्योंकि हमारा ये जो है ये आइडेंटिफिकेशन एंड एट्रीब्यूशन की, तो इसलिए ये इज द वर्क ऑफ आर्ट जेन्युइन ओनली व्हेन द ओरिजिनल इज एंटायरली द वर्क ऑफ द आर्टिस्ट। ओके सत्यम बोलिए। Sir, in question number 5, when you read the last statement of the first paragraph, it also says that fraud is very rarely seen, while mistaken identity are reasonably common. It also D option matches that sentence. So नहीं how? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ो। एक्चुअल केसेस ऑफ आर्ट फ्रॉड आर एक्सेप्शनली रेयर, ये कह रहा है डिसेप्टिव स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस आर रेयरली। तो ये तो दोनों में बहुत डिफरेंस है यार। यू कांट से दैट डिसेप्टिव स्किल्स आर रेयरली सीन एंड देयरफॉर फ्रॉड्स डोंट हैपन, ऐसा थोड़ी कहीं पे लिंक दिया है। वो कह रहा है आर्ट फ्रॉड आर एक्सेप्शनली रेयर। अब ऐसा क्यों होता है ये नहीं पता, वो नहीं बताया उसमें कि व्हाई दे आर रेयर। Whereas here he says deceptive skills for art fraud are rarely observed, whereas deceptive skills employed in case of mistaken identity are commonly exposed। ये कहाँ है आपको लग रहा है? मिस्टेकन आइडेंटिटी में तो डिसेप्शन होता ही नहीं है। मतलब देखो मिस्टेकन आइडेंटिटी मतलब क्या है, सपोज करो कि किसी एक पर्टिकुलर मैं आर्ट सेलर के पास गया, अब उसके पास में एक ओरिजिनल पिकासो की पेंटिंग थी और एक किसी डुप्लीकेट किसी ने बनाई थी, डुप्लीकेट वो भी थी, ठीक है। अब उसने मुझे जो है, मैंने कहा भाई मुझे तो ओरिजिनल खरीदनी है वो, अब उसने मुझे गलती से ये दे दी डुप्लीकेट, ठीक है, गलती से दे दी, उसका कोई इंटेंशन नहीं था डिसीव करने। अब मैं घर आ गया, मैंने इसको देखा, अरे ये तो डुप्लीकेट आ गई, मैंने उसके ऊपर फ्रॉड का केस कर दिया। वो कह रहा है कि भाई देखो मेरी इंटेंशन नहीं थी आपको डिसीव करने की, इसलिए इसको फ्रॉड मत मानो। दिस वाज द केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। मेरे पास में 2 पेंटिंग पड़ी थी, मैंने जल्दीबाजी में इसको मिस्टेकन आइडेंटिटी समझ के दे दिया, तो देयर वाज नो इंटेंशन टू डिसीव यू, ओके। तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन आर्ट फ्रॉड। लेकिन अगर वो डेलिबरेटली आपको वो सब नहीं दिखाता है, आपको सिर्फ वो डुप्लीकेट दिखाता है और बोलता है भाई ये जेन्युइन पिकासो है, ये लेके जाओ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और आप उसको उठा लाते हो और बाद में आप रियलाइज करते हो कि भैया ये तो इसने मेरे को बेवकूफ बना दिया, ये तो है ही नहीं, देन इट इज अ केस ऑफ आर्ट फ्रॉड। कि एक ये इस तरह की एक गलत उसने पेंटिंग आपको टिका दी और वो जानता था कि वो गलत है, इंटेंशन थी उसकी आपको बुद्धू बनाने। दैट इज द पॉइंट बीइंग डिस्कस्ड हियर बिटवीन द मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड द आर्ट फ्रॉड। ओके, Yeah, got it. Thank you. सर हाँ, एक बार एट्रीब्यूशन का मतलब बता देना। एट्रीब्यूट मतलब किसको एट्रीब्यूट किया जाए, ये जो आर्ट वर्क है ये किसको एट्रीब्यूट किया जाए। दैट मीन्स कि एक अगर सपोज करो कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, तो सपोज करो कि लियोनार्डो डा विंची बैठे हुए हैं, उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाई, और वो पोर्ट्रेट में आंख नाक शक्ल उन्होंने बनाई है, फिर उसके बाद में हाथ भी उन्होंने बना दिए, लेकिन जो बाकी का काम है इधर उधर की कोई आसपास की कोई चित्रकारी करनी है, जो भी करनी है वो इसके असिस्टेंट ने कर दी। तो अब वो कह रहा है कि भाई इसमें क्या ये एट्रीब्यूट आप इसको करोगे कि ये पूरी इसने बनाई है, या आप बोलोगे नहीं यार ये तो ओरिजिनल दा विंची नहीं है क्योंकि इसके ऊपर तो दूसरे लोगों का हाथ भी लगा हुआ। तो वो यही कह रहा है ना कि अगर दूसरे लोगों का हाथ लगा हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट ना हो सकता है कि किसी में इसने आधा ही काम किया हो और आधा काम दूसरों ने कर दिया हो। तो ये सब से हिस्टोरिकल और एथिकल प्रॉब्लम्स रेज होती है, ये कहने को। ओके सर, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन जनरली मेरे हिसाब से छोड़ देने चाहिए, ज्यादा टाइम इसमें लग जाता है कि एक तो 5 आपको पढ़ने हैं और 5 में से फिर 3 इस तरह से करने हैं, तो दिस वुड बी अ ह्यूज टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से अब आप क्या कर सकते हो, हाँ थोड़ा सा अगर आपको पैसेज समझ में आ गया तो यू कैन ट्राई टू
reduce your work by trying to eliminate some options, which is why जैसे हमने C देखा, there is not much difference between original and duplicate. ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, ठीक है, ऐसा तो है ही नहीं। वो तो उसने लास्ट तक ये बोला है कि जो डुप्लीकेशन है वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं और वो गलत है। ऐसा हमें लग सकता है कि नॉलेज ऑफ डिफरेंस डज नॉट मेक अ डिफरेंस, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड में उसने ये शो किया, तो ये तो गलत हो गया, तो आपका ये तो बाहर हो गया, ठीक है, बी सी यानी बाहर हो गया। अब आपने देखा ए, इट इज डिफिकल्ट टू से अ प्रायोरी वेदर द नॉलेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस मिक्स। ये देखो, ये यहाँ से उसने उठा के सीधा सीधा आपको यहाँ से बता दिया, ठीक है। ये देखो, the serious question is whether knowledge of these differences in any way impinges upon our appreciation of work, those by structure undermine this. I think one cannot say in advance. ये जो यहाँ से यहाँ है ना लाइन, ये इसने रिपीट कर दी है यहाँ पे। अ प्रायोरी जो बोला है ना इसने, अ प्रायोरी मीन्स बिफोर हैंड, ठीक है, बिफोर हैंड। तो बिफोर हैंड ये कहना मुश्किल है कि डिफरेंस बिटवीन जेन्युइन और जो फेक होता है, क्या वो उससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो उसने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये तो साथ साथ दिया हुआ, ठीक है। इट मेक्स वेदर इट मेक्स नो डिफरेंस, आई थिंक वन कैन नॉट से इन एडवांस। फिर उसने ये एग्जांपल दिया है, और देन ही हैज शोन दैट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट। तो ये ए तो इसमें जस्टिफाइड है, तो ए अगर जस्टिफाइड है तो अब आपका क्या क्या खराब हो गया, अब आपके पास में ए और डी बचा और ए डी ई बचा, ये भी खराब हो, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ चेक करना है ई। तो डिफिकल्टी इन आइडेंटिफिकेशन एंड एट्रीब्यूशन कैन लीड टू दिस, ये तो साफ साफ, ठीक है। ये तो उसने बोला ही हुआ, तो देयरफॉर ए डी ई बिकम द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप अपना काम हल्का कर सकते हो। यू डोंट नीड टू इवैल्यूएट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, ओके। आई वेंट अबाउट डूइंग लाइक दिस एंड दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि इसमें अगर एक एक को आप पढ़ने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इनिशियली माय एंडेवर वाज आल्सो टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वन स्टेटमेंट दैट इज 100% आई एम श्योर कि वो नहीं लिखा हुआ है, वो मुझे मिल गया। उसके बाद में मैंने फिर फर्स्ट भी मुझे मिल गया जो 100% लिखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे मैंने एलिमिनेट करके आ गया, ओके। ऐसे करना है आपको, ओके। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन। ये देखो, ये इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये जो डुप्लीकेटिंग पीपल वाली बात है, उसने एंड में जो बताया है कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, ठीक है। द मेथड ऑफ फिलोसॉफिकल डुप्लीकेशन इज द पावरफुल लीवर फॉर शिफ्टिंग फैक्टर्स इनटू कॉन्शियसनेस which otherwise never would have been alive. Presumption upon which our attitude has been, we might not realize these factors will be logically external. ये भी बोल दिया उसने, ठीक है। तो ये लिखा है, तो there are certain crucial factors that might be missed, but these external factors are important. तो इसलिए D इसमें करेक्ट, ठीक है। तो ओके, तो पैसेज देखो, पैसेज इतना डिफिकल्ट तो शुरू में नहीं लगा था, लेकिन बाद में थोड़ा सा लगा, एंड देन आई रियलाइज दैट इसमें से मे बी थर्ड वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस टू रीड फर्स्ट, बट ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ओके। सर हाँ, इस सेवेंथ वाले में लाइक मैंने डायरेक्टली पहले ए को देखा था, तो वो मुझे समझ में आ गया था, तो फिर मैंने लाइक वैसे एलिमिनेशन से किया था, तो फिर मैंने ए और सी में फिर ई देख लिया था, ठीक है, तो सही है, सही वो है सही, ना? सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस अदिति। सर इस पैसेज में मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब विदाउट ऐसे गैप्स में था, तो इसमें बीच में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि कौन सी लाइन कहाँ लिखी थी, मतलब वापस जब व्हेन वी गो बैक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको टाइम रिड्यूस करने के लिए, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है फिर कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है एग्जैक्टली वो ढूंढने में। नहीं, लेकिन इसमें आपके फेवर में एक चीज है कि बहुत लंबा नहीं है ये पैसेज, 3 पैराग्राफ ही है ना। हाँ 3 तो पैराग्राफ है, that is- जैसे आइडेंटिफिकेशन वाली लाइन ठीक है, बट जैसे ये सीरियस क्वेश्चन वाली लाइन थी जिसमें वेदर नॉलेज ऑफ दीज डिफरेंसेस वाली, ये हाँ, फिर ढूंढने में से तो टाइम लग गया फिर से कि कहाँ थी ये नहीं ऐसे। देखो, आपको क्या करना चाहिए, जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो थोड़ा मैपिंग कर लो कि मोटा मोटा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आपको, आई मीन जस्ट लेबल इट मे बी कि फर्स्ट वाले में आर्ट फ्रॉड और मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात है, सेकंड वाले में ये बात हो रही है कि जो पेंटर सिर्फ हाथ पांव मुंह बनाते थे और बाकी दूसरा काम करते थे, तो इसके कारण हिस्टोरिकल और इथिकल प्रॉब्लम रेज हुए थे। और तीसरे में फिर डुप्लीकेशन की बात है कि एक जैसा अगर बनाया नहीं बनाया, तो इस तरह से अगर आप शुरू में मैप कर लो तो फिर आपको आसानी होगी टू आइडेंटिफाई। यस सर, थोड़ा ओके। सा और थोड़ा सा क्या है कि स्किमिंग की थोड़ी सी आदत डालो कि क्विकली, ओके, आई मीन while reading quickly second time, third time, quickly grabbing the main issue, main ideas. यस सर, ओके। अब देखो, ये जो है इसमें क्या है, इसमें तो उन्होंने सिर्फ स्टारबक्स और जनरल मोटर्स से रिलेट किया अमेरिकन इकोनॉमी को, कि अमेरिकन इकोनॉमी जनरल मोटर्स के मॉडल पे जाया करती थी, और उसमें प्रोडक्शन, जॉब्स और परचेजिंग जो थी वो इम्पोर्टेंट थे।
और अब जो है वो स्टारबक्स के मॉडल पे जाती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन। मतलब हमारी सोसाइटी इतनी ज्यादा कंजम्पशन ड्रिवन हो गई है, प्रोडक्शन तो ऐसे होता नहीं है, अमेरिका में जॉब भी चले गए, तो अब कंजम्पशन के बेसिस पे ही हमारी सोसाइटी जो है वो चलती है और इकोनॉमी जो है वो चलती है। और इसके बाद में फिर ये है कि जो जो एनालिस्ट जो इसको नहीं समझ पाए इस बात को, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्टारबक्स परफॉर्मेंस थ्रू द लेंस ऑफ द ओल्ड पैरामीटर्स विच वाज एप्लीकेबल टू जीएम, ठीक है। और फिर इसके बाद में यही है कि जो ब्रांड इंड्यूस कंजम्पशन है वो इतना ज्यादा हो गया है, और जो पब्लिक, इसके एक रीजन ये भी बता दिया गया कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन चेक नहीं कर रही हैं कंपनीज को, मार्केटिंग और ये सब जो हो रही है। पहले क्या होता था कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो थी वो बचाती थी लोगों को, ओके, दैट मींस दे वर अ काइंड ऑफ अ चेक, ओके, और वॉच डॉग। अब वो खत्म हो गया, तो इसलिए ये जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग है इसको लेके लोग बिल्कुल ही मतलब दे काइंड ऑफ दे बिकम वेरी वल्नरेबल टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ब्रांडिंग डिसऑर्डर। तो which of the following does the author mention in support of the claim that business families remain tight? देखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ठीक है, इसमें लेकिन कुछ लोगों ने बी लगा दिया इसमें, ओके। तो जबकि यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी की बात नहीं है, ठीक है, ये जैसे इसने यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट बिजनेस अनलिस्ट रिमेन्ड टाइट टू द पास्ट। कब? ड्यूरिंग द इयर्स दैट अमेरिका वेंट एज स्टारबक्स वेंट, मोस्ट अमेरिकन्स रिमेन्ड टाइट, वेटेड टू अ जीएम and a kind of thing. At no point this was more evident than when Starbucks itself started to falter, ठीक है। The commentators on this explained the changes by relying on traditional straightforward economic law. They did so again in this when Starbucks announced. तो आप देखो ये पूरा जो इसमें लिखा है ये स्टारबक्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, ना कि पूरी अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में। They are not explaining the reasons behind American economy slowing down. They are trying to attribute the parameters that were applicable to GM to Starbucks reversal of fortune. यार स्टारबक्स का भी जो मतलब उन्होंने कहा जैसे क्या है, जीएम का डाउनफॉल हो गया, उन्होंने कहा यार प्रोडक्शन तो है नहीं, जॉब्स है नहीं लोगों के पास में, तो क्या कंज्यूम करेंगे। तो अब स्टारबक्स के भी जब गिरने लगा तो उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया, अरे यार जॉब तो है नहीं लोगों के पास में, प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, तो लोग क्या कंज्यूम करेंगे। जबकि ये गलत था, क्योंकि ये मॉडल अब चेंज हो चुका था। अब प्रोडक्शन और जॉब वैसे भी थे ही नहीं वहां पर, अब तो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन हो रहा था, ओके। तो उसको जो एनालिस्ट थे उनको समझना चाहिए था ये बात, तो वो समझे नहीं। दे यूज ओल्ड स्कूल मेट्रिक्स एंड लॉजिक टू प्रेजेंट द रीजन फॉर स्टारबक्स रिवर्सल, इसलिए सी सही, not B. Okay, so this particular statement has been not made in general with respect to the American economy, but it has been made with respect to specifically the Starbucks case. Okay, which of the following is the similarity between GM and Starbucks? इसमें देखो कई लोगों ने सेकंड मार्क कर दिया, नहीं सेकंड नहीं, वन, सॉरी वन, सेकंड तो आंसर ही है, इसमें कई लोगों ने वन मार्क कर दिया कि they determine the direction in which the American economy moved. तो अब बताइए ये क्यों गलत है? इसमें एक वर्ड गलत है, ठीक है, बाकी सही है। एक वर्ड इसमें गलत है, अमेरिकन इकोनॉमी मूव, MOF present डायरेक्शन, नहीं डायरेक्शन नहीं, इसमें ये गलत है यार। See, they didn't determine the direction. Determine मतलब क्या होता है? Determine मतलब वही ड्राइव करते थे। वो कह रहा है कि they were pointers. See, अगर यहाँ पे लिखा होता कि both companies were pointers to the direction in which American economy moved. This is correct. They were pointers. Okay, or their results were pointers. Their performance were pointers. That means GM अच्छा कर दी तो अमेरिकन इकोनॉमी अच्छा कर दी, GM खराब कर दी तो अमेरिकन इकोनॉमी खराब कर दी, स्टारबक्स अच्छा कर दी तो स्टारबक्स तो इकोनॉमी अच्छा कर दी। इसका मतलब डिटरमिन थोड़ी हो गया कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ही अमेरिकन इकोनॉमी सही चलेगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू टर्म्स, दे वर पॉइंटर्स और दे डिटरमिन, इसलिए ये गलत है। ये सिंबलाइज्ड होता ना वहां पे, या तो ये सिंबलाइज्ड भी होता तो चल जाता। हाँ बोलिए। सर वो रिपीट करना। देखो डिटरमिन मतलब क्या होता है, ये वो ही उसको ड्राइव कर रहे हैं, दे आर द ओनली फैक्टर, ओके, दैट डिटरमिनिंग द अमेरिकन इकोनॉमीज मूवमेंट। तो ऐसा तो नहीं ना, ये तो उन्होंने एक बताया है कि भाई अमेरिकन इकोनॉमी ट्रैक करती थी जीएम और स्टारबक्स को, अमेरिकन इकोनॉमी वाज ट्रैकिंग देयर फॉर्च्यून्स, दैट मींस कि जीएम का फॉर्च्यून ऊपर चले जाते थे
तो इनके भी जा रहे हैं, इनके नीचे गए तो इनके भी नीचे गए। तो देख, इसका मतलब ये नहीं है, और फॉलोड, इसका मतलब तो नहीं कि ये डिटरमिन करते थे डायरेक्शन कि आज इन्होंने बैठेंगे, आज हम डिटरमिन करते हैं भाई हम नीचे गिरेंगे तो अमेरिकन गवर्नमेंट गिर जाएगी, ऐसा नहीं है, ओके। है ना? Sir, I have one doubt. हाँ बोलिए। So in the first paragraph, it is mentioned that as GM goes, economy also goes. So goes America. So it isn't just a one-person opinion, Alice Cooper, and not just author opinion and overall. So that also makes this incorrect or not? नहीं नहीं, देखो ऑथर भी ये बात तो मान रहा है ना कि एलिस कूपर स्टेटेड वंस, एलिस कूपर ने एक जमाने में जब जीएम जब चलती थी तो कहा था कि एज जीएम गो सो गोज अमेरिका। अब ये तो ऑथर कह रहा है ना, नाउ इट इज एज स्टारबक्स गो सो गोज अमेरिका, दिस इज नाउ स्टेटेड बाय द ऑथर। तो ऑथर इज नाउ ट्राइंग टू कंपेयर बिटवीन जीएम एंड स्टारबक्स एज द इंडिकेटर्स, ओके, एज द इंडिकेटर्स to America's economy's performance. He's using them as an indicator. He's not suggesting कि ये determine कर रहे हैं. Okay. Yeah, okay. तो सर हाँ सर इसमें मेरे को थोड़ा देर के लिए डी में भी कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि डी में वो दिया हुआ था, उसके पैसेज में दिया हुआ था उसके बारे में। डी में? यस सर, थोड़ा देर के लिए मतलब डी और बी में कंफ्यूजन थोड़ा हुआ था मेरे को। ये कौन सी बात कर रहे हो आप? ये इसमें? यस सर, यस 10th में? यस सर। शेप द डेली लाइव्स एंड इमोशंस, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा कहा है कि शेप द डेली, हाँ पैसेज में दिया हुआ था सर, वो कहाँ लिखा है? फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट टाइम। बहुत स्ट्रॉन्ग है यार ये। थ्रू दिस एपोक बाइंग ड्रोव द नेशंस इकोनॉमी एंड इट शेप्ड द डेली लाइव्स। बाइंग, नॉट सी, ये क्या बोल रहे हैं भाई? आप एक चीज समझो कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जीएम के जमाने में प्रोडक्शन, जॉब्स एंड परचेजिंग ड्रोव द इंजन्स इकोनॉमिक, नेशंस इकोनॉमिक इंजन, लेकिन स्टारबक्स के जमाने में बाइंग मतलब सिर्फ कंजम्पशन ड्रोव। तो स्टारबक्स थोड़ी बोल रहा है वो भाई। आप एक चीज समझो कि जीएम इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरा वेयर प्रोडक्शन, जॉब्स एंड कंजम्पशन, दिस ड्रोव अमेरिकन इकोनॉमी, and Starbucks is the representative of the era where consumption is driving the American. इसका मतलब ये थोड़ी कि Starbucks is driving the American economy and Starbucks is driving the sentiment of the people and everything else. No, consumption is doing that. Earlier these three used to do that. GM time पे, अब Starbucks का time है, इसका मतलब ये नहीं कि Starbucks कर रहा है, मतलब Starbucks and GM are shown as a representative. They are not the entire thing in themselves. Okay, तो American economy both the companies shape the daily lives and emotions, ये बिल्कुल गलत है, बहुत नैरो व्यू ले लिया आपने। मेरे को लगा सर कि स्टारबक्स एंड जीएम है जो अमेरिकन इकोनॉमी का ये मतलब एग्जांपल बता रहा है, मैंने वो ज्यादा ले लिया डी में। यार जैसे सपोज करो कि मैं बोलूं कि आज की जमाना जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल का है, ठीक है, तो मोबाइल इज मेकिंग पीपल इज ड्राइविंग द नेशंस इकोनॉमी, इट इज ड्राइविंग इनोवेशन, इट इज ड्राइविंग डिसरप्शन। अब दूसरी जगह मैं बोलूँ कि यार एप्पल इज ड्राइविंग दिस, तो खाली एप्पल कर रहा है क्या? एप्पल इज वन ऑफ द प्लेयर्स, यू कैन से दैट यस एप्पल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड एप्पल के जो है वो भी रिफ्लेक्टिव होता है इसका, लेकिन उसको मैं तो वैसे ही स्टारबक्स को बता रहा है कि स्टारबक्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरा, जैसे जीएम वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अदर एरा। ठीक है, चलो ऑलराइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट स्टारबक्स? ये देखो यहाँ से आया है ये, ठीक है, ये यहाँ से आया है कि Starbucks spectacular success had demonstrated buying in post GM turned on more than price or functionality। मतलब खाली प्राइस सस्ती रख के या फंक्शनैलिटी डिलीवर करके आपका काम नहीं होगा, आपको कुछ एस्पिरेशनल वैल्यू, कुछ दूसरी चीजें भी होती हैं कस्टमर के, जो एक जैसे आज की तारीख में कोई भी आदमी जो एक 10 रुपए की कॉफी भी पी सकता है सड़क पर खड़े होके, लेकिन वो स्टारबक्स क्यों जाता है? ठीक है, क्योंकि वो उसके एस्पिरेशनल वैल्यू को मैच करती। ठीक है, आप चाय टपरी में भी पी सकते हो और कहीं बेटर चाय होगी वो। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा है कि द affordability of Starbucks is not the only reason for its spectacular success. Which of the following can be inferred to be a feature of rapacious consumer society? ये मैंने आपको बता ही दिया था, इस कंज्यूमर सोसाइटी में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन होती हैं वो अपना काम नहीं करती,
ठीक है, दे डोंट काउंटर मार्केट्स एंड ब्रांड्स। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसने, ये लास्ट तक इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था ये, ठीक है, कहाँ गया वो, सॉरी, ये लास्ट तक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि यार ऐसा है क्यों, व्हाई इज इट सो। तो उसने बताया कि दिस होलसेल रिप्लेसमेंट ऑफ सिविक सोसाइटी बाय अ रेपेशियस कंज्यूमर सोसाइटी। इस टाइम पे जो आपकी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वो दे हैड इन द पास्ट पुश्ड बैक अगेंस्ट द मार्केट एंड ब्रांड्स, लेकिन अब वो नहीं करते हैं। यस नंदिनी। Sir, in the previous question, I had a little confusion. मतलब मुझे पता था कि buying से related आएगा, but so that's why मतलब मैं D में और B में confuse होके मैंने D mark किया था। तो D, why is D wrong? Just a little more light on. Starbucks was instrumental in the ये वाला। Yes, sir. No, but how can you just see one company in whole America's corporate universe? How can we make such a sweeping statement that Starbucks was instrumental in changing the nature of buying all over America? Just one brand. Is it really possible? See, आप ये देखो कि see Starbucks को as an example यूज किया गया है कि जो नेचर है एक सोसाइटी का बाइंग के टाइम में वो किस तरीके का हो गया है, कंजम्पशन ओरिएंटेड हो गया है। People don't care whether they have a job or not. People don't care whether the production is happening in the country or not. They just want to consume. And this is reflected very well in the Starbucks performance. So consumption जो है, it is not as if Starbucks is instrumental in doing that. Starbucks has been just taken as an example of it. जैसे earlier GM का था कि जब लोग खरीदते थे गाड़ियां तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन भी अच्छे हो रहे हैं, जॉब भी अच्छी हो रही है और कंजम्पशन भी अच्छा हो। और जब नीचे चले जाता था तो इसका मतलब है कि ना तो प्रोडक्शन ढंग का हो रहा है ना ये हो रहा है। तो उसी तरह से जो स्टारबक्स है उसको भी ऐसे होना चाहिए, लेकिन लोगों ने क्या किया, एनालिस्ट ने उसको गलत समझ लिया। उन्होंने सोचा कि स्टारबक्स का रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून हो गया, मतलब उसको भी उसी तरीके से वो ट्रीट करने लगे जैसे जीएम को करते। हियर दे मिस द पॉइंट, ये बताने की कोशिश कर रहा है इसमें। All right, so got it. ओके चलो ठीक है। अब यस अदिति। सर कैन यू एक्सप्लेन वो लास्ट लाइन जो पैराग्राफ की थी, एकदम लास्ट में जो थी, जिससे लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। व्हाट वाज न्यू वाज द विदरिंग ऑफ दिस। तो जो ये कह रहा है ना, पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो थी, ठीक है, दैट इन द पास्ट हैड पुश्ड बैक अगेंस्ट द मार्केट एंड ब्रांड्स टू चैलेंज देम फॉर पीपल्स एलियंसेस एंड आइडेंटिटीज। तो जो मार्केट और ब्रांड थी पहले, वो अगर लोगों की आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश करती थी या अपने उनको डिफाइन करने की कोशिश करती थी, तो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन थी वो उनको पुशबैक देती थी। मतलब अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइप का ऐड बनाया कि जो कि ऐड इनको लगता था कि ठीक नहीं है, ये कंज्यूमर को गलत तरीके से मिसगाइड कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो उसको पुशबैक करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब अगर कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो बीच में नहीं आती, तो मार्केट्स एंड ब्रांड्स आर हैविंग अ फ्री राइड, they can do whatever to build their brand or create their market. अब कोई बीच में नहीं आता है, इस तरीके से समझ सकते हो आप। ओके जैसे सिंपल सी बात है यार, आप ऐसे सोच लो कि आज आप देखो कि let's talk about these Instagram reels or the short form videos, TikTok। अब हम अगर कई चीजें देखें तो फिल्म सेंसर बोर्ड जो होता है वो कई चीजें ऐसी सेंसर कर देता है पिक्चरों में, लेकिन क्या इंस्टाग्राम में और इसमें सब में कर पा रहे हैं ये? बहुत सारी रील्स और ये सब आपको देखने को मिलेंगे आजकल जो which are not fit to be really seen by maybe young people or who are not adults and all, but they are proliferating like anything। तो एक तरह से ऐसे ही समझ सकते हो आप, और लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं because it is maybe their sense of identity and all that is as per that। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन थी वो पुराने जमाने में इंटरवीन करती थी और वो नहीं आने देती, लेकिन अब ऐसा नहीं। ओके, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। यस सर, ओके। ओके, अब ये लास्ट वाला, ओके, आई विल नॉट गेट टू मच इनटू डेप्थ इन दिस। इसमें देखो मेन आर्गुमेंट इसका ये था कि जो मैंने एक्सप्लेन किया भी हुआ उसमें कि आइंस्टाइन के हिसाब से जो ग्रेविटी है, ठीक है, तो ग्रेविटी डिपेंड अपॉन द मैटर। मैटर पुल करेगा ग्रेविटी से अपनी तरफ, तो यूनिवर्स जो है वो एकदम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ अगर ग्रेविटी खींच रही है तो उसका एक ऑपोजिंग फोर्स है जो कि उसको कांस्टेंट रखे हुए अंदर की तरफ नहीं आने दे रहा। इसको इसने लैम्बडा बता दिया, ठीक है, लैम्बडा बता दिया इसने, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। तो उसके हिसाब से ये स्टैटिक है, मतलब यूनिवर्स जितना है उतना ही है, और ये जो ग्रेविटी का फोर्स है इसको बैलेंस कर रहा है लैम्बडा। लेकिन
जो दूसरा जो उनका साइंटिस्ट था, क्या नाम था उसका, वो हबल ने ये दिखा दिया कि यार ये तो जो है वो एक्सपांड कर रहा है यूनिवर्स। तो आइंस्टाइन ने कहा यार ये तो गड़बड़ हुई। आइंस्टाइन ने कहा हो सकता है कि एक एक्सप्लोजन जो था वो हुआ हो और उसी कारण यूनिवर्स एक्सपांड कर। तो इसका मतलब जो लैम्बडा मैंने इक्वेशन में डाला था इसको हटाया, उसने इसको हटा दिया। ठीक है, तो अब लोगों ने फिर इसमें क्या देखने की कोशिश की कि यार अगर जो एक्सप्लोजन है, सपोज करो एक्सप्लोजन से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो ये स्लो हो जाना चाहिए, आफ्टर वाइल इट शुड स्टॉप, द एक्सपेंशन शुड स्टॉप। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने ये सेकंड वाला ये किया कि उन्होंने क्या किया कि वो सेफेड्स वगैरह ये सब लाए और उससे देखा, तो ये देखा कि यार ये तो और एक्सपैंड हो रहा है। मतलब ये जो यूनिवर्स जो है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी कि अगर ये एक्सप्लोजन से है तो थोड़े टाइम बाद एक्सपेंशन कम हो जाना चाहिए, लेकिन उनको पता लगा कि एक्सपेंशन तो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्लोजन वाली थ्योरी गलत थी और आइंस्टाइन का वो सही था कि एक लैम्बडा करके कॉस्मोलॉजिकल फोर्स है जो कि इसको पुश कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है दूर। तो इन दी एंड इट शोड दैट आइंस्टाइन जो थे वो सही हो गए, ऑलराइट फॉर रीजंस ही कुड नॉट हैव फोरसीन। दैट्स इट। ये है पैसेज का एक क्रक्स। ठीक है, अब इसमें आप पहला वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ओके, दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स द रीजंस आइंस्टाइन कुड नॉट हैव फोरसीन। ठीक है, तो इसमें आंसर बी दिया हुआ है, ए भी लग सकता था आपको, लेकिन मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि ए क्यों नहीं। फिर ये इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पॉटिंग सच ए चेंज रिक्वायर्स प्रोबिंग डीप glittering billions of this too far away for Cepheids to be seen. This is very clearly written in D. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। थर्ड पैराग्राफ से आप इन्फर क्या कर सकते हो, तो इसमें आप जो है वो ये भी कर सकते हो शायद, ये भी मार्क कर सकते हो आंसर, जबकि ए था, राइट। इसमें कुछ लोगों ने डी शायद मार्क कर दिया, तो डी में प्रॉब्लम ये है कि इसमें वो रेड शिफ्ट वाली बात नहीं की गई, and he withdrew the idea because outward expansion may have been the consequence। ये इसीलिए उसने विड्रॉ कर लिया, तो इसलिए सी इसमें करेक्ट। बताइए इसमें क्या चैलेंज था? सर इसको करने में कितना टाइम लगना चाहिए था वैसे? यार देखो वही है ना, 8-9 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, अगर आपने बहुत लगा दिए तो फिर कितना लगा दिया आपने? मैंने 12 लगाए थे। 12 मिनट्स, चलो ठीक है, पर मतलब थोड़ा चैलेंजिंग था इन द सेंस कि इसमें टाइम लगता है। यस अनुष्का? पर आप इसका मेन आइडिया दोबारा से एक्सप्लेन कर दोगे, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा है पैसेज। मतलब इसमें पहले बोल रहा है कि आइंस्टाइन ने जो मतलब बोला था वो वापस ले लिया, फिर उसके बाद जो कंक्लूजन है वो कुछ और कह रहा है, तो समझ नहीं आया मुझे। यही मैंने समझाया ना आपको, यही समझाया आइंस्टाइन। देखो सिंपल फिर से शब्दों में समझाया कि जो मैटर है, ठीक है, यूनिवर्स में, वो मैटर के कारण ग्रेविटी होती है, तो वो अपने आप को पुल कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, तो अगर देयर इज नो फोर्स टू अपोज इट देन द यूनिवर्स विल कोलैप्स। तो आइंस्टाइन ने कहा कि भाई एक फोर्स है लैम्बडा करके कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जो इसको बराबर निगेट कर रहा है। ये ग्रेविटी का फोर्स है और ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। तो इस तरह से यूनिवर्स स्टैटिक है, ठीक है, मतलब इनसाइड फोर्स इज इक्वल टू द आउटसाइड फोर्स। लेकिन जो हबल था उसने कहा नहीं भाई ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो बढ़ रहा है आगे, यूनिवर्स तो एक्सपैंड हो रहा है। तो आइंस्टाइन ने कहा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो मतलब मेरी थ्योरी गलत है। हो सकता है कि ये एक एक्सप्लोजन हुआ हो और वो एक्सप्लोजन का अभी भी इंपैक्ट है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो। तो आइंस्टाइन ने इसको विड्रॉ कर। अब कुछ ने कहा कि यार ये अगर ये एक्सपैंड हो रहा है तो इसको स्लो हो जाना चाहिए एक्सपेंशन को धीरे धीरे, अगर एक्सप्लोजन के कारण है। लेकिन उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया सेफेड एबिट पे, तो उन्होंने कहा यार ये तो तेज हो रहा है और तेजी से दूर जा रहे हैं। जो गैलेक्सीज हैं दे आर गेटिंग फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर इवन फास्टर एट अ फास्टर रेट। तो फिर इसका क्या मतलब है? तो फिर पता पड़ा कि मतलब ये है कि यार ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ही होना चाहिए लैम्बडा, और ये कोई एक्सप्लोजन से नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कोई जैसे कोई चीज एक्सप्लोड होती है ना, तो एक लेवल के बाद में वो फिर धीरे धीरे हो जाएगी ना। आप कोई भी एक्सप्लोजन देखोगे तो उसका इम्पैक्ट ऐसा फ्यूचर में चलता थोड़ी रहता है। तो लेकिन यहाँ तो यूनिवर्स एक्सपांड होता हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट सही था और आइंस्टाइन जो थे वो सही थे। बस यही है इसमें, और कुछ नहीं। तो जो फिर लास्ट टाइम में लिखा है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यही है ना कि आइंस्टाइन वाज करेक्ट,
वो जो okay, resurrecting a mysterious repulsion, the relative dimness showed that they are 10%, 15% farther out, indicating that expansion has accelerated over billions of years, resurrecting a mysterious repulsion that counteracts gravity, with lambda as the most likely candidate. Einstein is proved right, albeit for reasons he could not have foreseen. So he did not foresee the reason. He thought that explosion है, ठीक है, और he thought कि static है universe. उसको क्या पता था कि जो गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, तो वो प्रूव हो गया. बस इतना ही समझ में आया. इससे देखो, इसमें डोंट ट्राई टू आल्सो मेक 100% सेंस आउट ऑफ इट. जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो एंड मूव ऑन. ठीक है, बिकॉज इस तरह के पैसेज में हमें कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, नॉर दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड. चलिए, ऑल राइट. तो वी हैव स्पेंट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस. एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, थॉट्स, क्वेश्चंस बिफोर वी वाइंड इट अप? सर एक बार क्विकली प्लीज इसमें भी बाइफरकेट कर दो. क्या चीज? आपकी आवाज नहीं आ रही यार. सर अब आ रही है? थोड़ा जोर से बोलो. सर मैं बोल रहा हूँ इसमें आप एक बार बाइफरकेट कर दो, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, जो आपने बीए में किया वैसे. पैसेज, क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चन कर देता हूँ. यस सर. ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन कर देता हूँ. अरे यार, ठीक है. तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट रहा. ठीक है, दिस इज इजी क्वेश्चन. दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन. दिस इज मॉडरेट. स्टारबक्स में दिस वाज इजी, दिस वाज नॉट डिफिकल्ट. सिमिलैरिटी ये डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज ए में हो रहे थे, तो विच इज जस्टिफाइड. दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट क्वेश्चन. इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इजी था. ठीक है, ये मॉडरेट कह सकते हैं क्योंकि इसमें सेकंड से कंफ्यूज हो सकते हो आप. ये डिफिकल्ट था, इसमें 3 चीजें करनी है. दिस इज इजी. ठीक है, इसमें ये साफ दिया. यहाँ पे ये थोड़ा था चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें थोड़ा 1 और 2 में कंफ्यूजन हो सकता था. तो मॉडरेट समझ लो इसको. ये इजी था. ठीक है, ये डिफिकल्ट था थोड़ा. डिफिकल्ट या मॉडरेट समझ लो. एंड दिस इज ऑल्सो, दिस इज इजी. ठीक है, इतना समझ लो. सर वो प्रीवियस साइड दिखा देना, फर्स्ट सेकंड वाला. कौन सी? इसके जस्ट पहले वाले, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का. ये यस सर. चलिए शुभांगी. यस. So when if there's an RC which has a simple idea, and if I'm solving the questions and I mark an answer and I don't check the other options, like I'm that confident, so is it a practice that we should do or not? हाँ, अगर बहुत कॉन्फिडेंस, कितनी बार आप देखो ना कि how much of your this thing is correct. If your accuracy is not correct, if you're feeling very strongly and marking without reading other options, and it goes wrong most of the time, then it is wrong. But if it gives you the right answer 80%, 85%, then it is okay. Because since the beginning I've been like, my approach is that for every option I go to the passage, and that takes a lot of time. नहीं, every option के लिए जाने की जरूरत थोड़ी है. Every question के लिए. No, not at all. Not at all. Not at all. And sir, regarding the RCs, like if I do them after the mock, I'm taking 12 to 15 minutes and solving them. So is it time that I, like for the weekly practice, should I reduce my time from 10 to 8, or should I let that happen organically? Because it happen organically. It is taking me more than 10 minutes. Don't force it right now. Don't force it. Okay, sir. Okay, sir. अभी force मत करो, ठीक है? Okay, sir. That was it. Thank you. चलो, चलिए, all right. So thank you so much, and I'll see you then. Bye. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.